will start soon. So ओके ओके सो द थिंग इज के ये प्रोजेक्ट का आइडिया जो मैं आपको फाइनल फाइनल प्रोजेक्ट भी दे रहा हूँ वो ये कि बेसिकली आप लोगों ने करना क्या है कि आपको आइडिया हो गया होगा कि जो मैंने आपको वीडियो शेयर की थी फैजान की बनाई हुई उसमें बेसिकली हमने करना क्या है कि हम साइंस के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं 9th 10th के और फर्स्ट एफएससी के उनकी सिमुलेशंस पे सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में काम करें। उसमें बेसिकली हम आपने कोई एक प्रोजेक्ट चूज करना होगा, एक प्रैक्टिकल चूज करना होगा और वो आपकी जो गेम प्ले है वो बेसिकली उस प्रैक्टिकल को करके दिखा दे, करवा के दिखा दे, यानी बेसिकली एक इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट होगी जिसमें बच्चे आकर वो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि अगली जो हमारी देखते हैं फैजान आज कैसा लेक्चर देता है उसमें हम हो सकता है हम अगली लेक्चर में आपको कुछ सिमुलेटेड एक्सपेरिमेंट्स दिखाएं भी सही कि हम इस तरह की आउटपुट आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग दो के ग्रुप में काम कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट की मोटिवेशन मेन ये है कि तकरीबन तकरीबन 20 से 30 लाख बच्चा आपका 9th 10th और एफएस पार्ट 2 पार्ट 1 में अपीयर होता है और अगर उसमें से हाफ भी अगर साइंस के स्टूडेंट हों जो कि इससे ज्यादा ही होते हैं तो बात यह है कि हाउ कैन वी गिव देम और उसमें से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि उसमें से 90% से ज्यादा ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर या लैब अवेलेबल नहीं है या टीचर्स अवेलेबल नहीं है या इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं, तो वो साइंस नहीं कर सकते, उन्हें रट्टे लगाने पड़ते हैं। तो साइंस रट्टे से नहीं होती, साइंस बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स करने से होती है। साइंस बाय डेफिनेशन यही है कि मुशाहिदात तजर्बात का नाम है। ठीक है, तो ये तो उसके बगैर तो नहीं हो सकती। सो एक्चुअली इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये होगी कि वो आपकी बनाई हुई एप्लीकेशन तकरीबन पोटेंशियली हर साल 30 लाख बच्चा यूज कर सकता है। दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। पाकिस्तान में शायद कोई इस तरह की कोई एक भी गेम नहीं बनी होगी जो कि इस तरह की चीज करवा सके। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी जो कि आप हमारे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के लिए एक 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 बड़ी खूबसूरत सी डेलिकेट सी आप कंट्रीब्यूशन कर सकें। तो हम आपको लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स दे देंगे जो कि अभी तक नहीं बने हुए, हमने कोई 18 के करीब प्रैक्टिकल बना लिए हुए हैं। तो आप को हम लिस्ट दे देंगे कि आप कौन कौन से प्रैक्टिकल चूज कर सकते हैं। तो आपको एज ए ग्रुप एक प्रैक्टिकल चूज करना है और वो और यूजिंग दी इन्वायरमेंट जो कि आपको प्रोवाइड आज फैजान यूज करना सिखाएगा। वो अपने पूरा फ्रेमवर्क बनाया हुआ है कि वो कैसे उनको एज ए मॉड्यूल्स हम यूज कर सकते हैं, जो कि लास्ट टाइम आपने कुछ मॉड्यूल्स यूज किए थे स्पेस इन्वेडर बनाते हुए। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस बारे में, आपको प्रोजेक्ट के बारे में समझ में आ गया कि आप क्या प्रोजेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। और Yes. तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इसकी वेटेज ज्यादा हो जाए, कम तो नहीं होगी। ठीक है, बट आप आई मीन अगर मुझसे पूछे तो मैं एक दफा दोबारा भी जाके बात करूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं फाइनल एग्जाम नहीं लेना चाहता, मैं बेसिकली इसी प्रोजेक्ट को फाइनल एग्जाम के तौर पर ट्रीट करना चाहता हूँ। तो आइडियली आई वांट कि ये किसी न किसी तरह से सारा कुछ इसमें कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आई विल गिव नाउ टू फैजान। फैजान इज वाज बेसिकली हेडिंग दिस प्रोजेक्ट along with two master students, निमर और सारा, जो कि बेसिकली हो सकता है मैं उनको अगली क्लास में बुलाऊं अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने के लिए। बाकी आई मीन फैजान, यू कैन टेक ओवर नाउ। थैंक यू सो मच। आई होप यू विल एंजॉय द कन्वर्सेशन विद फैजान। थैंक यू। ओके, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम फैजान है और मेरा इंट्रोडक्शन इतना ही काफ़ी है कि मैं सरफराज का स्टूडेंट हूँ। आज हम दो चीज़ें करेंगे, एक तो ये कि हम एक रे कास्टिंग जो यूनिटी का एडवांस कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे और उसके बाद हम अपनी सिमुलेशंस के ऊपर चल जाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले रे कास्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है स्टूडेंट से कि आपने दो चीज़ें कोलाइड करवानी होती हैं यूनिटी में, तो किस तरह से करते हो आप? हेलो? उस पर कोलाइडर्स लगा के ऑब्जेक्ट्स पे कोलाइडर्स लगा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई मेथड? Lighter than rigid body.
नहीं, रिजिड बॉडी आपको बताती थोड़ी है कि मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड हुई हूँ या फिर समथिंग वो लाइक दैट। रूल्स होते हैं कुछ स्टैटिक्स एंड रिजिड बॉडी कोलाइडर्स के कोलाइड करने के। अगर स्टैटिक रिजिड बॉडी है तो कोलाइड कुछ नहीं होते हैं ऑब्जेक्ट्स इस तरह। बीच में इंटरेक्शंस के रूल होते हैं, उन दोनों की कॉम्बिनेशन अच्छा, इस्तेमाल करके आपको एक बार फर्ज करो कि मेरी एक गेम ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर कोलाइडर है और दूसरे पे नहीं है, और अब मैंने पता करना है कि वो कोलाइड हुए हैं कि नहीं, तो किस तरह होगा पता? एक कोलाइडर जिस पे लगा हुआ फायर इस ट्रिगर कर दें, ठीक है, या वैसे नहीं, कोलाइडर कोलाइडर रहने एक दें। ही के ऊपर है, दूसरे के ऊपर कोलाइडर हाँ, नहीं लगा हुआ। कोऑर्डिनेट्स ऑन ऑन कोऑर्डिनेट्स। ऑन कोलाइड एंटर ऑन पे हम कोलाइड एंटर भी कर सकते हैं। ऑन कोलाइडर डायरेक्टली एंटर हाथ सिर्फ तब चलेगा जब दोनों के ऊपर कोलाइडर लगा होगा। सही। अच्छा, तो बेसिकली इसका जो तरीका है ना, ये बेसिकली क्वेश्चन है जो अगर आप तो एज अ गेम डेवलपर बन रहे हैं तो किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जाएंगे ना, लाजमी आपसे सवाल करेंगे कि अगर कोलाइडर्स नहीं है तो कोलिजन कैसे होगी। तो इसका सिंपल सा आंसर है रे कास्टिंग। ये यूनिटी का ना एक एडवांस कॉन्सेप्ट है रे कास्टिंग, और ये मोस्टली सारी गेम्स में यूज हो रहा है आपकी। ऑलमोस्ट जितनी आपकी शूटिंग गेम्स हैं उन सब में ये सारा यूज होता है। तो रे कास्टिंग होती है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। अच्छा, आप सबको ना कॉन्सेप्ट होगा, बचपन में सबके पास लेजर लाइट थी, मतलब लेजर लाइट का पता है सबको? हम्म। सो जो आपकी रे कास्टिंग होती है ना, वो सिंपली आपकी लेजर लाइट है, ठीक है। एक पॉइंट से वो लाइट निकलती है, मतलब रे निकलती है, और दूसरे पॉइंट पे जाकर वो टकराती है, सही है। सो यूनिटी में भी यही चीज़ है। सो फर्स्ट करो, मेरा एक ये क्यूब है और एक मेरा ये क्यूब है। क्या क्या सबको स्क्रीन नजर आ रही है? मुझे स्क्रीन नजर नहीं आ रही। स्क्रीन नजर, एक मिनट हो गया। क्या था वो प्रेजेंट पे क्लिक करोगे तो वो फिर आएगी। ओके, ये ओके, इंटायर विंडो कर देता हूँ मैं। अब आ रही? अब हाँ विजिबल बाद है, में अब विजिबल है, ठीक है, अब आ रही है। अब चलो आ सही रही है। है। अच्छा, सो मैं ज्यूम करते हैं कि एक हमारे पास ये वहाँ क्यूब है, ओके क्यूब नहीं है, एक ये क्यूब है, और इसी तरह से एक ये क्यूब है। अब ये जो रे कास्टिंग है ना, ये बेसिकली होता करता ये है कि बेसिकली ये एक पॉइंट से निकलती है, लाइक मैं कहता हूँ इस क्यूब ने रे कास्ट की है, वो इस पॉइंट से निकलेगी, और जब तक उसे कोई कोलाइड नहीं करती ना चीज़, वो तब तक ना एमिट होती रहती है। यहाँ फिर उसका एक डिस्टेंस होता है, बस करो यहाँ तक रे कास्टिंग हुई है, यहाँ फिर ये जो है आपकी यहाँ से इस पॉइंट से निकली है, और इस पॉइंट पे जब तक वो टकरा नहीं जाती ना, तब तक वो एमिट होती रहती है, बिल्कुल आपकी लेजर लाइट की तरह। अब जो आपकी लेजर लाइट होती है, फर्स्ट करो कि हम एक 4 साइडेड वॉल रूम में है, ठीक है, और मैंने लेजर लाइट किसी भी वॉल पे मारी है। सो मैं बता सकता हूँ देख के कि मेरी जो लेजर लाइट है वो किस वॉल पे जाके कोलाइड हो रही है, ठीक है, क्योंकि मैं उसको देख रहा हूँ। इसी तरह लाइक फ्रंट पे हो रही है, लेफ्ट पे हो रही है, राइट पे हो रही है, बैक पे हो रही है। लेकिन व्हाट इफ क्या हम अपनी इस रे को बता दें, इस रे में एक प्रॉपर्टी ऐड कर दें कि ये जिस भी वॉल पे टकराए, ये खुद हमें बताए कि वो किस वॉल के साथ कोलाइड हुई है, ठीक है। सो अगर तो हमारे पास, अगर तो फर्स्ट करो हमारे पास इन दोनों के ऊपर कोलाइडर नहीं है ना, या फिर इसके ऊपर सिर्फ कोलाइडर है हमारे पास, और हमने चेक करना है कि ये दोनों आपस में कोलाइड हुए हैं कि नहीं हुए, तो हम सिंपली ये कर सकते हैं कि हम इस ऑब्जेक्ट से एक रे निकाल सकते हैं, और वो रे जब तक इसको टकरा नहीं जाती, इसके मतलब रे का डिस्टेंस हम इतना रख देते हैं कि यहाँ से एमिट हुई है और सिर्फ यहाँ तक एमिट, यहाँ तक आ रही है, ठीक है। सो जैसे ही ये बॉक्स इसके साथ इसके पास आता है, ये रे इसके साथ कोलाइड होती है, तो हम बता देंगे कि जो हमारी ये कोलिजन हो गई है दोनों, ठीक है। ये विदाउट कोलाइडर्स है। सो रे कास्ट को देखते हैं यूनिटी में। अच्छा, ये मेरे पास ना ऑलरेडी इन्वायरमेंट सेटअप हुआ है, ये आपने वीडियो देख ली थी सबने? मैं हाँ उसके देखिए। आगे से स्टार्ट करूंगा थोड़ा, ठीक है। देखिए। सो रे कास्टिंग के लिए ना हम एक नया सीन बना लेते हैं, इसको रहने देते हैं अभी। ठीक है, मेरा ये सीन आ गया, और इसमें मैं बनाते हैं क्यूब ले लेते हैं। तो
ठीक है, अब मेरे पास ये नीचे जो एक प्लेन आ गया, ठीक है, और एक मैं अपना यहाँ पे बनाता हूँ, कुछ बना लेते हैं, एक और क्यूब बना लेते हैं। ओके, अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं बेसिकली ये चाहता हूँ कि इसको प्लेन कहते हैं, मैं बेसिकली चाहता ही हूँ कि जो मेरा नीचे प्लेन है ना, इसके ऊपर एक कास्ट करें मेरा ऊपर वाला क्यूब, ठीक है। सो अभी तो ये क्यूब कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं जो बेसिकली करेगा ये कि अपने सेंटर से लेके प्लेन तक जो एक रे कास्ट करेगा, और फिर मुझे खुद बताएगा कि जिसके साथ मतलब मेरी जो रे है वो कोलाइड हो रही है उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। इसके अंदर ना एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा कि जो जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सिर्फ उस डायरेक्शन में पता चलेगा हमें कि यहाँ पे कोलाइड हो रही है। हाँ, ये बेसिकली रीकास्टिंग को ना अपने डायरेक्शन बतानी होती है कि किस डायरेक्शन में उसने एमिट होना है। तो इसके अंदर ये था कि अगर मेरा करेक्टर राइट को मूव कर रहा है, अगर मैं राइट डायरेक्शन बता देता हूँ तो सिर्फ वो वाले यानी कि कोलिजन बताएगा। जैसे सपोज अगर मैं लेफ्ट पे मूव करता हूँ तो लेफ्ट वाले तो नहीं बताएगा ना। तो आपको मल्टीपल रेकास्ट करनी पड़ेंगी ना, आपको राइट पे भी और लेफ्ट पे दोनों पे रेकास्ट करनी पड़ेगी ताकि वो आपको दोनों का बता सके। ठीक है, सही। इसमें रे का साइज भी आ सकता है, अगर रे का साइज छोटा है ऑब्जेक्ट बड़ा है तो अगर उसी साइड पे भी थोड़ा सा डिस्टेंस पे लगता है तो शायद फिर भी वो डिटेक्ट नहीं करेगा, तो हम कितने रेज लगाएंगे इस तरह तो फिर। ये तो आपके ना सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिनेरियो क्या है। तो जो सिनेरियो होता है ना आपका, उस हिसाब से आप रेज यूज करते हो। सो अगर आप मुझे कोई सिनेरियो बताओ तो फिर मैं आपको कुछ मतलब एग्जांपल बता सकता हूँ। दूसरा रेकास्ट के अलावा बॉक्स कास्ट वगैरह रे की शेप भी आप चेंज कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स की डिपेंडिंग ऑन कि मतलब आपने पूरे क्यूब की सरफेस चेक करने के सरफेस मैच करता है तो आप वो क्यूब उसका कास्ट भी लगा सकते हो। रेक्टेंगुलर कास्ट आई थिंक होता है बॉक्स हाँ, बॉक्स एक्चुअली कास्ट। वो रेकास्टिंग नहीं होती, वो कुछ और होता है। वो बेसिकली आपकी शेप्स की जो होती है ना, शेप जितने ये कोलाइडर बना देता है और उसके अंदर अंदर जो चीजें आती हैं सिर्फ उनका वो बता सकता है, लेकिन वो रेकास्टिंग नहीं होती। रेकास्टिंग थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। रेकास्टिंग आप समझ लो कि मतलब सबसे जो इसकी अच्छी एग्जांपल है वो है आपकी शूटिंग गेम है, ठीक है। हाँ तो जी, आपकी मैंने फर्स्ट करो इस्तेमाल की हुई है शूटिंग के अंदर इस पे। क्या चीज। हाँ जी, रेकास्ट मुझे इस्तेमाल की हुई है मैंने शूटिंग में इसके। हाँ, तो आपके अभी जितनी शूटिंग गेम्स है, फर्स्ट करो आपकी पबजी गेम है, ठीक है। सो उसमें मैक्सिमम मतलब जो है 100 प्लेयर्स होते हैं। अब हर प्लेयर शूट कर रहा होता है, तो आपको क्या लगता है कि हर दफा एक नया गेम ऑब्जेक्ट बनता है बुलेट का और बुलेट स्पॉन होती है। अगर इस तरह से सारी गेम्स करना शुरू कर देना तो आपका मोबाइल जो है सारा मतलब सारी आपकी मेमोरी फुल हो जाएगी। तो बेसिकली करते क्या है, वो करते ही है कि वो रे का शूट करवाते हैं अपनी गन के पॉइंट से और वहां अपना एक वीएफएक्स लगा देते हैं। अब होता ये कि रे गन से तब तक निकलती है जब तक वो किसी चीज से कोलाइड नहीं कर जाती, और वो आपको रिटर्न में आके बताती है कि वो एनिमी से कोलाइड हुई है कि नहीं है। कोई बुलेट एक्चुअली कभी स्पॉन होती नहीं है आपके गन से, इस तरह की बड़ी गेम्स हैं, क्योंकि वरना इतनी ज्यादा बुलेट स्पॉन होती हैं तो आपकी मेमोरी फौरन फुल हो जाएगी और आपकी जो है ना या तो शट डाउन हो जाएगा कंप्यूटर या मोबाइल बंद हो जाएगा। तो इसको हम ट्राई करते हैं, इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। अच्छा, मेरी स्क्रीन ये विजुअल स्टूडियो नजर आ रहा है सबको? जी नजर आ रहा है। अच्छा, अब रीकास्टिंग का मेथड क्या होता है? सिंपल सा मेथड है, रीकास्टिंग को इतनी मतलब डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मतलब कुछ ट्यूटोरियल्स हैं जिनमें डिफिकल्ट बनाया हुआ है या स्टूडेंट्स को ज्यादातर रीकास्टिंग समझ नहीं आती वो है क्या, जबकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिटी में। सो इसको यूज करने का सिंपल सा मेथड है। ठीक है, आप इसका एक लगाओगे और इसमें आपने बस लिखना है फिजिक्स। आपका फिजिक्स आ जाएगी, क्योंकि हम 3D में काम कर रहे हैं तो हम फिजिक्स यूज करेंगे, फिजिक्स 2D नहीं यूज करेंगे। आप फिजिक्स लिखोगे, फिर इसके बाद डॉट और यहाँ पे आ जाएगा रेकास्ट। ठीक है, ये रेकास्ट का फंक्शन है जो बेसिकली रेकास्ट करता है। सो अब इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स पास करने होते हैं, वो पैरामीटर्स क्या है वो देख लेते हैं।
अगर मैं इसके ऊपर माउस लेकर आऊँ ना तो वो बताएगा कि इसको एक ओरिजिन चाहिए, ओरिजिन मतलब कि किस डायरेक्शन से इसने कास्ट होना है, डायरेक्शन चाहिए, और थर्ड पे वो डिस्टेंस मांग रहा है, फिर लेयर्स हैं, और फिर हमारे पास मतलब 15 टाइप के ओवरलोड आ सकते हैं इसके अंदर, लेकिन हम ना सबसे बेसिक स्टार्ट। जी कोई क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, सो ये फिजिक्स और रेकास्ट हमने लिख ली है। अब ये सबसे पहले हमने इसे बताना है कि रेकास्ट की जो है ना वो क्या होगा, ओरिजिन क्या होगा। तो ओरिजिन बेसिकली हमारा क्यूब ही होगा, क्योंकि ये स्क्रिप्ट क्यूब के ऊपर लगेगी। तो आप यहाँ पे ना लिख दो सिंपली ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, ठीक है। इसके बाद ये डायरेक्शन पूछा कि डायरेक्शन क्या होगी। सो हमारा सिनेरियो भी ये है कि आपका क्यूब है और हमने डाउनवर्ड रेकास्ट करनी है, सो दैट ये हमारे प्लेन के साथ कोलाइड हो सके, ठीक है। सो मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसफॉर्म डायरेक्शन, और ट्रांसफॉर्म डायरेक्शन में आप लिख दो वेक्टर 3 डॉट डाउन, ठीक है। वेक्टर 3 आप डाउन करोगे तो आपका जो मर्जी हो जाए, चाहे आपका क्यूब रोटेट हो रहा है या क्यूब मूव हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, जो मर्जी हो रहा है, ये हमेशा डाउनवर्ड ही रेकास्ट करेगा, ठीक है। सो आपने यहाँ पे सिंपली लिख देना है ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म डायरेक्शन और वेक्टर 3 डाउन। अगर आपने लेफ्ट या राइट करना है तो यहाँ पे फिर ये चेंज हो जाएगा, डाउन की जगह आपका जो हो जाएगा यहाँ पे या राइट आ जाएगा। और अगर आपने अप करना है तो सिंपली आप डाउन के पीछे नेगेटिव साइन डाल देना, तो वो अब इस तरह से कर देना तो ये अपवर्ड रेकास्ट करेगा। फिर अब हमें डाउन में चाहिए तो डाउन में करते हैं। नेक्स्ट क्या पैरामीटर, इसके बाद हमें उसे बताना होता है कि कितना डिस्टेंस है, हम कितने डिस्टेंस से रेकास्ट करना चाहते हैं। सो मैं इसे 100 कहता हूँ, इसको 100F कर देंगे, ठीक है। सो कंट्रोल X करता हूँ मैं, और यहाँ पे डिबग लगाते हैं, डिबग डॉट लॉग, ठीक है। अब होना क्या चाहिए, अब होगा ये कि अपडेट का आपका फंक्शन है, आपके रे कास्ट होगी क्यूब से डाउनवर्ड डायरेक्शन में 100 जो है ना आपके मीटर्स तक जो है, मतलब इसको होना चाहिए, मतलब जाना चाहिए। और उसके बाद डिबग डॉट लॉग का मैसेज आपके पास आएगा। सो इसको चेक करते हैं, मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लगाता हूँ क्यूब कंट्रोलर, और इसका प्ले करते हैं। अच्छा, ये सबको नजर आ रहा है, कंसोल में हेलो का मैसेज आ रहा है? हाँ आ रहा है। अच्छा, लेकिन एक मसला है, अभी भी ये स्क्रिप्ट चल रही है, ये काम भी सही हो रहा है, रे कास्टिंग भी हो रही है, लेकिन ये नज़र नहीं आ रही। लाइक ये सीन व्यू में भी नहीं नज़र आ रही और गेम व्यू में भी नज़र नहीं आ रही। अच्छा, ये जो है ना, एक तो ये कि ऐसे जो नहीं कर यूनिटी में सकते। रे, मेरा एक क्वेश्चन है कि जी हम जी, ऐसे नहीं करते, जैसे अब वो रे कास्टिंग है ना, अगर आप प्ले करेंगे तो वो बार बार उसको क्लाइड करते रहते, रे कास्ट मतलब ओरिजिन से निकाल के अपने क्यूब के, तो वो नीचे डाउनलोड भेजता रहता है। तो हम ऐसे नहीं कर सकते सिर्फ एक दफा जाए, सिर्फ एक दफा नहीं ही रे नहीं, कास्ट निकले। रे कास्ट एक दफ़ा नहीं होती। अगर एक दफ़ा हो भी जाएगी तो उसका एक इंस्टेंस होगा, फिर नेक्स्ट अपडेट में आपने चेक करना होगा, तो किस तरह करोगे? सही सही सही। तो एक दफ़ा तो वो आपको बता देंगे ना, लेकिन आपको तो रन टाइम पे सारा कुछ चाहिए, सो ये फिर पॉसिबल नहीं हो सकता। अच्छा, अभी ये रे कास्ट हो रही है लेकिन हमें नजर नहीं आती। एक चीज आपने याद रखनी कि यूनिटी में और जो है ना आपको रे कभी भी नजर नहीं आएगी। यूनिटी में बाय डिफॉल्ट जो है आपकी रे इनविजिबल होती है, आप उसको देख नहीं सकते। लेकिन हमने काम भी तो ऑब्वियसली करना है कि रे कास्ट को यूज किस तरह करनी है। जब तक हमें कोई चीज नजर नहीं आएगी हम उसको सेट ही नहीं कर सकते। इसके लिए एक तरीका होता है, वो होते हैं हमारे गिज्मो साइन। जैसे ये आपको यहाँ पे सन का गिज्मो साइन नजर आ रहा है, मेरे एरोज नजर आ रहे हैं। इसी तरह से ना आप गिज्मोज यूज कर सकते हो अपनी रे को कास्ट करने के लिए। उसका एक सिंपल सा मेथड होता है, अपने अपडेट के अंदर ये आओ रे कास्टिंग से पहले, और यहाँ पे लिखते हो डिबग डॉट ड्रॉ रे। और ड्रॉ रे के अंदर ना आपने क्या पास करना होता है, सेम वही चीज पास करनी होती है, ट्रांसफॉर्म अपना ओरिजिन, ठीक है, उसकी डायरेक्शन, और नेक्स्ट पे उसका आपने कलर देना होता है। तो मैं इसका कहता हूँ कलर, मैंने इसे ब्लू कलर दे दिया। मैं कह रहा हूँ मेरी जो है ना डिबग डॉट ड्रॉ रे करे ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसका जो कलर है वो ब्लू हो। तो मैं इसको प्ले करता हूँ।
अच्छा, अब गेम व्यू में आपको जो है ना कभी भी गिज्मो नजर नहीं आते, ठीक है। जैसे सन का गिज्मो है आपको गेम व्यू में नजर नहीं आएगा, इसी तरह से ये जो डिबग ड्रॉ रे है ना, ये भी आपको सिर्फ सीन व्यू में नजर आएगी। ये ब्लू लाइन सबको नजर आ रही है? हाँ नजर हेलो। आ रहा है। यस। अच्छा, ये आपकी बेसिकली रे है जो कास्ट हो रही है, ठीक है। ये आपके ओरिजिन से कास्ट हो रही है, इसके सेंटर से, और ये क्यूब के यहाँ नीचे तक जा रही है, ठीक है। अब मसला ये है कि इसमें अभी भी एक मसला है कि यहाँ पे जो ये रे है ना, इसकी तो हमें जो है वो नज़र आ रही है कि इसकी लेंथ बस इतनी सी है, जबकि यहाँ पे हमारे जो है ना बॉक्स के साथ, प्लेन के साथ कोलाइड हो रही है और वो हेलो का मैसेज आ रहा है। दैट मीन्स ये जो हमने डिबग करवाई है सही नहीं है, इसकी कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं है। सो इसका एक सिंपल सा मेथड है कि आप जब यहाँ पे डिबग और ड्रॉ रे करते हो ना, तो वेक्टर 3 डाउन में ना आपने बस मल्टीप्लाई कर देना है उस लेंथ के साथ जो आपने यहाँ पे पास की हुई है। सो ये डाउन है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। इसको प्ले करते हैं। ठीक है, अब ये नजर आ रही है सबको? अब ये हमारी जो रे है बिल्कुल उसी लेंथ की आ रही है जितनी कास्ट हो रही है वो। तो ये हमारी प्लेन से नीचे तक जा रही है, जहाँ तक हमारा 100 मीटर्स पूरे हो रहे हैं। तो हमारे 100 मीटर्स यहाँ तक आ रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। सो इसके अंदर एक और छोटा सा क्वेश्चन था कि देखें अब अभी ना हमारा क्यूब के साथ बिल्कुल कोलाइड नहीं हुआ, तो जितनी हमारी उसकी लेंथ है ना उससे पहले ही उसको शो करना शुरू कर दिया कि लाइक कोलाइड कर रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर हम लोग अगर जब बिल्कुल टच होता है क्यूब, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अभी तो आपने ये रे बना दिया ना जो पास करती है उधर से जाके टच करती है हाँ, तो और आपको बता रही है, तो आप इसकी लेंथ छोटी कर देंगे? इसका क्वेश्चन आप काफ़ी अच्छा है। सिंपली ये करो कि यहाँ पे इंस्पेक्टर में एक सीरियलाइज फील्ड बनाओ, और यहाँ पे हम एक फ्लोट का वेरिएबल बना देते हैं, फ्लोट, और इसको लेंथ कह देते हैं, ठीक है। और ये लेंथ को आप अपने 100 की जगह पे जाना फिक्स कर दो, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने यूनिटी में, ये हमारे पास क्यूब कंट्रोलर आ रहा है, ये हमने स्टार्ट किया। हम इधर गए हैं तो ये 10 अभी भी काफ़ी बड़ा है, कोलाइड हो रहा है, तो ये 10 को ना आप यहाँ से छोटा कर दो, ठीक है। नज़र आ रहा है? अब आपके पास बेसिकली इंस्पेक्टर में आ गया कि आप इंस्पेक्टर के थ्रू चेंज कर सकते हो। सो मैं इसको ना बिल्कुल इसके क्यूब के साथ कर देता हूँ ताकि ये बॉक्स जब से कोलाइड हो तो नजर आए। सो इसको हम कर देते हैं, आई थिंक इतना काफ़ी है। सिर्फ ये उसकी जो टिप है ना वो बाहर निकली हुई है, अब वो उसके साथ कोलाइड नहीं कर रहा, कंसोल में कोई मैसेज नहीं आ रहा। सो अगर आप चाहते हो ना कि आप अपनी कोलिजन डिटेक्ट करनी है कि ये बॉक्स इसके साथ कोलाइड हुआ है, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, क्यूब को नीचे मूव करना पड़ेगा ताकि वो इसके साथ टच हो। तो सिंपली ये करते हैं, रन टाइम पे रिजिड बॉडी ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये सबको नजर आ रहा है अब कि वो कोलिजन हो रही है विदाउट ऑन कोलिजन एंटर या ऑन कोलिजन स्टे, ऑन कोलिजन एग्जिट, कुछ भी नहीं हमने यूज किया, सिर्फ रेकास्ट यूज कर रहे हैं और वो हमें बता रहा है कि हमारा बॉक्स कोलाइड हो रहा है प्लेन के साथ। सही क्वेश्चन समझा। यहाँ तक कैसे? किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, सो अब हम एक और चीज कहते हैं, हमें तो अभी तक ना ये नहीं पता चल रहा कि हमारा क्यूब किस चीज का कोलाइड हो रहा है। हमने तो बस एक सिंपल सा चेक लगाया हुआ है, इफ फिजिक्स डॉट रेकास्ट तो डिबग डॉट लॉग कर दो। मुझे ये पता करना है कि मेरी जो रे है वो किस चीज के साथ कोलाइड हो रही है। हमारी रे के पास कोई पावर होनी चाहिए कि वो हमें बताए कि वो कोलाइड किस चीज के साथ हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए बेसिकली रे कास्टिंग में एक प्रॉपर्टी है, आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं रेकास्ट सेट के नाम से, ठीक है। रेकास्ट सेट एक बेसिकली डाटा टाइप है जो कि रेकास्टिंग में यूज होती है। मैं इसका बता दें इसका काम क्या है। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता है हिट के नाम से, और यहाँ पे हम अच्छा, ये जो रेकास्ट हिट है ना, ये बेसिकली रेकास्ट की डाटा टाइप है। ये हिट बेसिकली करता ये है कि ना आपकी जो रे निकलती है ना उसके जो बिल्कुल एंड पॉइंट है ना, मैं यहाँ पे ना पेंट पे करता हूँ,
ये बेसिकली करेगा कि ये आपकी रे है, ठीक है, और ये कास्ट हो रही है। अगर तो मैं यहाँ पे हिट का वेरिएबल ऐड कर देता हूँ ना यहाँ पे, ठीक है, ये रे कास्ट हिट के नाम से वेरिएबल मैंने ऐड कर दिए, वो करेगा कि ये कि मेरी इस इनविजिबल रे के ऊपर ना एंड पे एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर देगा, ठीक है, बिल्कुल उसके एंड पॉइंट पे। और ये पॉइंट क्या करेगा, ये पॉइंट बेसिकली ये रे जिस जिस चीज का कोलाइड होगी ना उसका डाटा मुझे रिटर्न करता जाएगा। आपकी रे नहीं करेगी, लेकिन जो उसका वेरिएबल है हिट का वो मुझे डाटा रिटर्न करवाएगा। रे तो बेसिकली इसको अपने साथ साथ लेके जाती रहेगी जिधर तक रे जा रही है, जितना हमने डिस्टेंस दिया हुआ, ठीक है। तो ये हिट का जो वेरिएबल है ना वो बेसिकली ये पॉइंट का काम करता है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है, ये डाटा रिटर्न करता है हमें। इसके साथ ना आपको इसका मेथड ये है कि आपने इसको यहाँ पे पास करना है अपनी डायरेक्शन के बाद, और इसके साथ आउट लगाना जरूरी है। आउट इसके साथ हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसने डाटा रिटर्न करना होता है हमें, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स ये है कि इसके साथ आपको आउट लिखना पड़ेगा, वरना यहाँ पे एरर देगा और चलेगा भी नहीं, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि बेसिकली आपका पॉइंट है ना वो जिस जिस चीज़ का कोलाइड होगा उसका डाटा उसके अंदर जो है ना सेव होता रहेगा। सो हम उससे चेक कर सकते हैं कि जिस चीज साथ ये कोलाइड हुआ है उसका अगर हम डाटा चेक करना चाहें, जैसे ऑन कोलिजन एंटर तो आप सबने देखा ही होगा कि एंटर में आपका अदर का वेरिएबल होता है, ठीक है, या कोलिजन का वेरिएबल होता है, उसमें जिस चीज का कोलाइड होते हैं उसका डाटा हम गेट कर सकते हैं। इसी तरह ये जो हिट का वेरिएबल है ना, मतलब कोई भी नाम दे दो इसे, इसके अंदर सारा डाटा होता है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डिबग डॉट लॉग, और मैं कहता हूँ हिट डॉट कोलाइड, ठीक है। मैंने कहा है हिट, और जो मेरा हिट का वेरिएबल है उसके जो जिसके भी कोलाइड साथ टकराया है उसका नाम मुझे बता दें, ठीक है। सो हम डिबग डॉट लॉग नेम करवा दें, इसको कंट्रोल एक्स करते हैं और अब हम इसे प्ले करते हैं, ठीक है। मेरी रे कास्ट की लेंथ इतनी है तो मैं यहाँ से इंक्रीज करूंगा इसे। ये सबको शो हो रहा है कि जैसे मेरी रे कास्ट जो है वो प्लेन को टकराई है, अब मुझे प्लेन का डाटा रिटर्न करना शुरू कर दिया उसने, ठीक है। मैंने प्लेन का नाम गेट कर लिया, अगर मैंने उसका नेम गेट कर लिया दैट मीन्स इस प्लेन के अंदर जितनी चीजें हैं उसका क्यूब मैश या फिर जितनी मर्जी स्क्रिप्ट हो मैं सारों का डाटा गेट कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं अपने क्यूब से मल्टीपल रे कास्ट करवा सकता हूँ, राइट में, लेफ्ट में, अप या डाउन। किसी को इस चीज की समझ ना आई हो कि हिट क्या कर रहा है। सो बेसिकली सबको आगे हिट हमारा एक ऑब्जेक्ट है। सॉरी, रे कास्ट जो है वो एक हिट में हम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करा रहे हैं, जैसे प्लेन अभी आपने कहा कि उसके हम सारे कंपोनेंट्स हम एक्सेस कर हाँ, सकते हैं। हिट के अंदर बेसिकली आपके साथ पास सारा डाटा आ जाता है, हिट से आप किसी को भी एक्सेस कर सकते हो जिस चीज को वो हिट कर रहा है। तो मॉडिफाई कर सकते हैं उसको, उस जिसे हिट किया है। हाँ ऑब्वियसली कर सकते हो, हम अभी कर लेते हैं। सो मैं कहता हूँ यहाँ पे hit dot collider dot game object dot name is equal to, so मैं उस ऑब्जेक्ट का नेम जो है ना जिसका कोलाइड किया उसका नाम फास्ट रख देता हूँ, फास्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो अब इसको क्या करना चाहिए, इसको इसका नेम चेंज करके फास्ट कर देना चाहिए प्लेन का। सो शायद प्ले करते हैं, प्ले कास्ट अभी इसको इंक्रीज कर देते हैं यहाँ से। सो उसने देखा आपके प्लेन का नाम जो है चेंज करके फास्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। आप कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ रिमूव करना है, कुछ ऐड करना है, वो आपकी मर्जी है। एक दफा हिट के अंदर रेफरेंस आ जाए ना आपके पास, बस आपको बस एक रेफरेंस चाहिए। जब वो रेफरेंस आ गया तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मर्जी चेंजेस करो वो आपकी मर्जी है। इवन आप टैग भी यहाँ पे चेक कर सकते हो कि हिट डॉट कोलाइडर डॉट कंपेयर टैग, कि अगर इस ऑब्जेक्ट का टैग ही है तो ये वाला काम कर दे, सही, ठीक है, थैंक ठीक यू। है। सो अब ये विदाउट कोलाइडर्स हो रहे हैं, मतलब कोलिजन्स के बगैर हो रहा है सारे का सारा काम, ठीक है। सो आपकी जितनी शूटिंग गेम्स है ना ऑलमोस्ट सबके अंदर होता यही है कि वो अपने जो है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमेशा रेकास्ट करते हैं गन से, और वो क्योंकि रेकास्टिंग की स्पीड इतनी होती है कि फौरन आपको जो है ना रिटर्न में डाटा ला के बताती है को एनिमी से कोलाइड की है कि नहीं। अगर तो एनिमी से कोलाइड होती है तो ये यहीं से उसको डैमेज पास कर देते हैं, उसको डैमेज पास होता है और आपको लगता है कि आपकी गन से सच में बुलेट निकली, जबकि ऐसा नहीं होता। हमेशा रेकास्टिंग यूज हो रही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर गेम आपकी काफी बड़ा स्कोप है उसका, ठीक है। ये इसके अंदर जो आप शूटिंग वाला सिनेरियो कह रहे हैं तो सबसे बेस्ट है ना। लेकिन लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई कैरेक्टर है, अगर मैं उसे मूव करा ठीक रहा है, हूँ तो कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट है जो हाफ उससे ऊपर है, लाइक मैं उसकी चेस्ट से मैं निकाल रहा हूँ यानी कि रे,
मूव निकल रही है, उसके जो हेड है वो टकरा रहा है, तो मुझे ठीक है। उसमें थोड़ा सा मसला हो सकता है, या फिर उसके पाँव के आगे कोई स्टेप है जो कि मैंने चेक करना है, उसके अंदर उसका शायद हो सकता है कि ना पता चले, लेकिन जो उसकी चेस्ट से यानी कि रे निकल रही है उसका शायद पता चल जाएगा। जो चीज कोलाइडर है नहीं इसको आप सही तरह से कर लेता है। आपने अगर फुट का चेक करना है तो आप अपनी रेखास को थोड़ा सा लाइक आप इसकी जो इसका ओरिजिन है, अब इसका ओरिजिन सेंटर है, ठीक है, तो आप इसका ओरिजिन चेंज कर सकते हो। इसका ओरिजिन आप इसके फुट के पास करके कर दो, आपकी मर्जी है। एक ऑब्जेक्ट से मल्टीपल रेज निकल सकती हैं? हाँ निकल सकती हैं। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने कि एक ऑब्जेक्ट से मल्टीपल लेयर निकाल दूं अगर, तो वो बेहतर नहीं है, क्योंकि मैंने उसके हेड का चेक भी रखना होगा, फीट का भी एटलीस्ट रखना होगा, चेस्ट का भी रखना हाँ होगा। ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली एक ऑब्जेक्ट से जितनी मर्जी रेकास्ट करवा लो, रेकास्ट बेसिकली फास्ट है आपकी कोलिजन मेथड से, ठीक है, और ये ज्यादातर ये यूज होती है। ये यूनिटी का एडवांस टॉपिक है जो कि ना मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता स्टार्टिंग में कि मतलब ये क्या है पता नहीं, तो वो ना बेसिकली कोलाइडर्स यूज करते रहते हैं, और बहुत सी फंक्शनैलिटीज हैं जो कोलाइडर्स है ना बाउंड की हुई हैं, उसके लिए आपको रेकास्ट यूज करनी पड़ती है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो जो मल्टीपल है हम मल्टीपल अभी कर लेते हैं, तो यहाँ पे करते हैं इससे और कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये डाउन है, हम इसको माइनस करते हैं और इधर भी ये माइनस करते हैं, ठीक है, इसको रिमूव करते हैं। और मैं यहाँ पे इसकी लेंथ इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। अभी आप सबको नजर आ रहा है एक रेखा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये एक अपवर्ड हो रही है। बेशक आप डायगोनल करवा लो, ये टोटली आपकी मर्जी है, जो आप डायरेक्शन इसे पास कर दोगे ना इसने उसी डायरेक्शन में जाना है। अब मैं मजे की चीज बताता हूँ, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करूँ तो ये मेरा क्यूब है, अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ सो वो देखो उसकी रोटेशन से रेखास को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वेक्टर 3 डाउन है तो इसका मतलब उसने डाउन और अपवर्ड में ही निकालने जो मर्जी हो जाए। फिर इसको चाहे आप इसको रन करवा लो या फिर इसको कोई भी एनिमेशन भी इस पर लगा दोगे ना, ये तब भी अप एंड डाउन रेखास करती रहेगी और आपको डाटा प्रोवाइड करती रहेगी। सही है, किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? एनी फर्दर क्वेश्चंस? किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है? सबको समझ आ गई रेकास्टिंग? चलो ये तो अच्छी बात है अगर सबको समझ आ गई। जी किसी का कोई क्वेश्चन है? यही वाला जो आपने कहा ना कि जिसकी मूवमेंट है स्क्वायर की, जिस तरह से आप इसकी मूवमेंट कर रहे हैं लेकिन अप और डाउन ही एक तरफ पास करता जा रहा है, तो लेट्स सपोज अगर मैं अपना कैरेक्टर मूव कर रहा हूँ, सीधा मूव कर रहा हूँ और पीछे मूव कर रहा हूँ तब तक ठीक है, लेकिन अगर मैं लेफ्ट में मूव करता हूँ तो फिर भी वो जो रे कास्टिंग है वो सीधा और पीछे मूव करती रहेगी। तो कोई हमारे कुछ ही एक इस तरह के सिनेरियो के लिए मैं पूछ रहा हूँ जहाँ पे हमने उसको बाउंड रखना है उसकी ओरिएंटेशन के ऊपर, तो वो भी हो सकता है क्या इसमें? तो उसकी ऑप्शन अच्छा मेरे आप पास अवेलेबल है। ओरिएंटेशन के और बाउंड रखना चाहते हो तो इसकी ना हम टेस्टिंग कर लेते हैं। लाइक मेरे कहने का मतलब है कि जो फ्रंट वाली रे है अगर वो भी इस तरफ ही यानी कि वो आई जज करना थिंक शुरू कर देती है। लोकल ये अभी वो है ना, क्या कहते हैं, लोकल डायरेक्शन में होता है ना, दो डायरेक्शन होती हैं, वर्ल्ड और लोकल। वो लोकल पे आप कर दो तो फिर वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन पे बेस्ड हो जाता है फिर। अच्छा मैंने अभी क्या किया कि मैंने ना वेक्टर सी डॉट फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। फॉरवर्ड जो होता है मेरा जेड एक्सेस में होता है और वो उसकी फ्रंट डायरेक्शन होती है। सो मैं इसको अगर रोटेट कर रहा हूँ तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो जो आपने क्वेश्चन किया है उसके मुताबिक तो ये बिल्कुल इसी तरह के रेखा जिस डायरेक्शन में हो रही है उसी डायरेक्शन में होती रहेगी। फैजान भाई, इससे ना थोड़ा सा चेंज करके वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड की जगह ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड ट्राई करें जरा। हाँ जी, उससे हाँ ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड करते हैं। जब हम ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड करेंगे फिर तो जाहिर है वो ट्रांसफॉर्म ले रहा होगा ना इसका, और इसके ट्रांसफॉर्म के लिहाज से मॉडिफाई करेगा। अभी तो हम बस वेक्टर 3 डॉट डाउन कर रहे हैं। तो उस तरह अगर आप वो उसके अकॉर्डिंग सेट करना चाह रहे हो तो वो ट्रांसफॉर्म से हो जाएगा। ओके हम इसको करते हैं ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड और यहाँ पे यार ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड दे दो। इसको प्ले करते हैं, सीन में जाएंगे और ये हमारी रेकास्ट है, इसकी इंक्रीज कर दी लेंथ
ओके, अब ये सबको नजर आ रहा है कि हमारी रे ये कास्ट हाँ बेसिकली सही हमारे ट्रांसफॉर्म के लिहाज से अब चेंज हो रही है, क्योंकि अब वेक्टर वाली चीज नहीं रही। वेक्टर जो होता है वो इंडिपेंडेंट था, ट्रांसफॉर्म लेकिन वो उस ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्म देख रहा होता है, तो उसके लिहाज से अब वो ऊपर नीचे और मॉडिफाई करेगा। ठीक है। बेसिकली जब आपने किसी फेस के थ्रू कोलाइड पे आना हो तो आप ट्रांसफॉर्म यूज करोगे कि स्पेसिफिक फेस पे, जैसे क्यूब का सिक्स फेसेस होता है। हाँ, ये ना बेसिकली आपकी मर्जी है। मैंने आपको पहले बताया कि रे कास्टिंग के मल्टीपल यूजेस हैं, 15 तरह के ओवरलोड इसके अंदर जो है ना पास हो सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। सिनेरियो क्या है, आपने बेसिकली सिनेरियो देखना होता है। आपके पास कोई रिक्वायरमेंट हो, सिनेरियो हो, तो उसमें आप फिर वेक्टर यूज करो या ट्रांसफॉर्म यूज करो, आपके ऊपर। ऑलराइट। ठीक है, कोई और क्वेश्चन रे कास्टिंग को लेके? ठीक है, काफी है इतना। हम नेक्स्ट चीज पे जाएं फिर, अगर ये सबको समझ आ गई है। हाँ काफी। ठीक है। अच्छा, रे कास्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, एक चीज सुन लो कि रे कास्टिंग आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपकी यूनिटी में जितना काम हो रहा है ना, मतलब ये जो एडिटर है जितना काम कर रहा है, ये सारा रे कास्टिंग के थ्रू कर रहा है। किसी चीज के ऊपर कोलाइडर्स नहीं लगे हुए, कुछ नहीं हो रहा। मतलब यूनिटी वाले जो एडिटर है ना, वो खुद भी रे कास्टिंग यूज करते हैं। आपकी जितनी यूआई है, लाइक यूआई से मुराद है, सीन में जाता हूँ, डेमो सीन। ये मेरे जितने बटन्स हैं, मेरी जॉयस्टिक्स है, इस सबको यूआई कहते हैं। ठीक है, मेरी इन्वेंट्री है, ये सारे के सारे ना रेकास्ट से काम करते हैं। इनमें से कोई भी चीज, मतलब यूनिटी खुद रेकास्टिंग को यूज कर रहा है अपने डेटा मोड में। होता क्या है कि मैं जैसे ही अपना माउस इसके, मेरे माउस से कंटिन्यूसली हर वक्त एक रेकास्ट हो रही है। ठीक है, जैसे ही मैं बटन पे लाके क्लिक करता हूँ ना, तो होता ही है कि मेरी क्योंकि रेकास्ट तो इसके ऊपर ही है। ठीक है, मेरे माउस से स्पॉन हो रही है हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो रेकास्ट डिटेक्ट करती है बटन है और इसको क्लिक कर देती है। अगर तो रेकास्टिंग में किसी भी चीज की बंद कर, माउस की अगर बंद कर दूंगा ना, तो मेरी यूआई कभी भी काम ही नहीं करेगी। ठीक है, सो रेकास्टिंग इतनी जरूरी है। इसको अगर मैं प्ले करूँ ना और मैं अपने बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो आप सबको पता चल रहा है बटन क्लिक हो रहा है, इसका कलर चेंज होता है। ठीक है, ये तो सबको पता चल रहा है ना। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ, मैं अपने कैनवस में जाता हूँ और जो बटन्स का एरिया है उसमें सेव बटन के ऊपर जाएं, तो आपके पास ना आपकी ये जो अब आपके इमेज है बटन की, ठीक है, इमेज तो नहीं है बेसिकली, ये एक स्प्राइट लगी हुई है, एम्प्टी स्प्राइट और कलर दिया हुआ है। इसके ऊपर आप देखो तो एक ऑप्शन आ रही होती है हमेशा, रेकास्ट टारगेट। ठीक है, ये रेकास्ट टारगेट है, ये बेसिकली यही है कि ये अगर मैं इसको डिसेबल कर दूंगा ना, तो मेरी जो माउस की रे है ना, वो कभी भी इसके साथ कोलाइड नहीं करेगी, वो कभी बताएगा नहीं कि इसके साथ रेकास्ट हो रही है। सो मेरा बटन जो है ना, कभी भी इसकी फंक्शनैलिटी चलाएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने अपना रेकास्ट टारगेट बंद कर दी। ठीक है, सो ये रेकास्टिंग पूरे यूआई में ना आपकी बेसिकली सारी रेकास्टिंग यूज हो रही है, जितनी आपकी फंक्शनैलिटी हो रही है। इवन आई थिंक आपके कैनवस के ऊपर भी एक ऑप्शन होती है रेकास्ट की, या यहाँ पे आपके पास आ रही है इग्नोर रिवर्स ब्लॉकिंग ऑब्जेक्ट्स। सो बेसिकली हो यही रहा है कि आपके यूनिटी में ये जितनी यूआई है सारी में रेकास्ट यूज होती है। जितनी आपकी चीजें क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप होती हैं क्लिक करके, वो सारी रेकास्ट यूज करनी बैकएंड के ऊपर। ठीक है, सो इसको लर्न कर लो, ये अच्छी चीज है। और मतलब एडवांस है तो आपकी मोस्ट ऑफ दी हर चीज में यूज होगी। कोलिजन से काफी बेहतर है, मतलब मोस्टली मैं रेकास्टिंग यूज कर लेता हूँ अगर मतलब कोई सिनेरियो इस तरह का हो। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट हो। जी, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। किसी का भी क्वेश्चन? ओके, अगर हमने ये सिमुलेशन वाली चीज पे अभी शिफ्ट ना होना होता, तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल बना के देता उसमें। मतलब शूटिंग करते हैं अमेरिका से, लेकिन आई थिंक ये आप लोग कर लेंगे अब, क्योंकि ये बस इतनी ही सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। आपको कोई ट्यूटोरियल देखने की जरूरत नहीं है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा। जितना ये है, ये बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस इतना ही ये काम है। इट के अंदर डाटा आ गया तो आपकी मर्जी, आपका फ्रीडम है, जो मर्जी करें उसके साथ। ट्रांसफॉर्म यूज करें या वेक्टर यूज करें, डिबग करवाएं एंड ऑल दैट। ठीक है, सो अब हम अपने आते हैं सिमुलेशन के ऊपर। अच्छा, जो भी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं ना, वो बेसिकली हमारी सिमुलेशन है। यूनिटी के ऊपर ना गेम बनाना आसान है,
मतलब ऑलमोस्ट हर कोई गेम बनाता है, यूनिटी बिगनर है या फिर जो भी है, किसी को भी मतलब आप कहेंगे ना गेम बना लो, तो वो यूनिटी का वो कौन सा एक एसेट है, बोल्ट है, उसको यूज करते हुए बना लेगा। जिसको स्क्रिप्ट नहीं आती वो भी गेम बना लेगा। जो सबसे मुश्किल चीज़ है ना, और जो सबसे पॉपुलर चीज़ है, लाइक गेम्स जो सिमुलेशन बेस्ड होती हैं, वो मुश्किल होती है। किसी भी चीज़ को सिमुलेट करना हमेशा मुश्किल होता है। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम बेसिकली एक पूरा जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ना, उसको सिमुलेट कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे मुश्किल चीज़ है ना, वो ये कि आपके पास एग्जैक्ट डाटा आना, आपके पास रियल लाइफ एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, कि आपके पास सेम टू सेम वैसा डाटा है। अच्छा, हम ना एग्जाम्पल के लिए ना, हम जो सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे ना, वो इस प्रैक्टिकली करेंगे। ये काइनेमेटिक्स चैप्टर है, और ये प्रैक्टिकल है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड एंगल आयरन बाय ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन 2s and t²। ग्राफ वाली चीज़ हम नहीं करेंगे। ये वाला प्रैक्टिकल याद है किसी को? आपने 9th क्लास में किया होगा, सबसे पहला प्रैक्टिकल। याद है। याद है। क्या होता है? कैन यू एक्सप्लेन इट? कैन यू एक्सप्लेन इट? इसको याद है? हाँ, जिसको याद है वो एक दफा बता दे क्या होता है इसमें। सर ये बॉल को इसके ये इंक्लाइंड प्लेन है सर, एंगल एंगल बना हुआ है जिस तरह रॉड होता है लोहे का, इसके एक साइड पे रखते हैं इसको, तो बॉल के हम टाइम कैलकुलेट करते हैं कितनी देर में बॉल इनिशियल पॉइंट से लास्ट एंड पे आती है, और इस तरह फिर उसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली ये फार्मूलाज वगैरह के लिए कि एक्सेलरेशन किस तरह काउंट करते हैं और वेलोसिटी वगैरह, वो वाला काम। नहीं, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीजें मिस की हैं। तुमने बेसिकली क्या करना होता है, सबसे पहले मुझे इससे छोटा सा बातें बताओ ना। एक्सेलरेशन यहाँ पर है क्या? जी क्या है? जी मुझे बताओ, जी क्या है? ग्रेविटी वाला जी है 9.8। हाँ, वो है क्या? यानी अगर तुम देखो ना, तो बेसिकली ये क्या चीज है? ये बेसिकली ऊपर से नीचे गिर रहा है ना। ये ऊपर से जो बॉल नीचे आ रही है, थोड़ा जूम कर लो, ऊपर से बॉल नीचे आ रही है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो बॉल नीचे आ रही है वो ग्रेविटी के साथ नीचे आ रही है। क्या वो ग्रेविटी के साथ नीचे आ रही है? पहले मुझे बताएं, क्या वो ग्रेविटी के साथ नीचे आ रही है? एंगल की वजह से भी आ रही है क्योंकि एक साइड से उसको उठाया हुआ है, एक साइड से नीचे। हाँ ना, तो एंगल है ना। मैं कह रहा हूँ, देखो ग्रेविटी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ग्रेविटी किस तरह एक्ट करती है, ग्रेविटी कैसे एक्ट करती है, मुझे बताएं। डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर। डाउनवर्ड। तो बेसिकली ये जो वर्टिकल एरो है, जो लिखा नहीं हुआ वी शेप्ड ब्लॉक लिखा हुआ है, वो वाला बेसिकली अगर बॉल नीचे गिर रही होती तो फिर मैं कहता भाई जी के साथ नीचे आ रही। लेकिन इशू ये है कि बेसिकली जो बॉल नीचे जा रही है वो तो इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे जा रही है ना। वो तो इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे जा रही है ना। तो वो उसका कौन सा कंपोनेंट है, ये बताएं। वो उसका कौन सा कंपोनेंट है, मुझे ये बताएं। तो अगर मैं कहूं कि मेरा इंक्लाइंड प्लेन थीटा के ऊपर था, वो जो थीटा तुम्हें नजर भी आ रहा है ना। फजान, इसको माउस को ना थीटा के ऊपर ले लो। ये थीटा है ना। तुमने वो खत्म कर दिया, कैन यू? हाँ। सो अगर तुम थीटा को देखो तो थीटा के हिसाब से जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। ऐसे होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, ऐसे होता है ना। यस सर। सो बेसिकली अगर तुम देखो, तो अगर मैं तुम्हें एंगल की वैल्यू बता दूं कि लेट्स से वो 30 है, तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली अगर तुम देखो तो ये जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा, अगर वर्टिकल कंपोनेंट को मैं जी कह रहा हूँ, तो जो हाइपोटेन्यूज जो इंक्लाइंड पे प्लेन के ऊपर चीज होगी वो क्या होगी? तो बेसिकली अगर तुम देखो ना, तो बेसिकली वो उसका वर्टिकल कंपोनेंट बन जाता है। सो अगर मैं कहूं कि मेरा एक्सेलरेशन ए है, अगर हाइपोटेन्यूज का जो एक्सेलरेशन है वो ए है, तो जो इधर वापस लेके जाओ, वापस लेके जाओ। अगर मैं कहूं कि मेरा वर्टिकल जो हाइपोटेन्यूज से नीचे गिर रहा है वो अगर मैं कहूं कि वो ए है, तो जो मेरा वर्टिकल कंपोनेंट बनता है वो बनता है बेसिकली ए साइन थीटा। डू यू एग्री? और Yes. जो तो और ए साइन थीटा इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट? इज बेसिकली इक्वल टू जी। ये बात समझ आई? यस। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बेसिकली जो कि जी है,
तो बेसिकली अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सेलरेशन निकालूं तो इंक्लाइंड उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, सो उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं अपने सो व्हाट विल बी परपेंडिकुलर है, उसको मैं कह सकता हूं ना कि सो sin थीटा इज बेसिकली g over a. डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? अगर मैं sin थीटा की बात करूं तो वो बराबर, अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन पे जो एंगल है, जो एक्सेलरेशन है, उसको मैं a कह देता हूं। यार बात सुनो, क्या नाम है फैजान, ये ना एक कैन यू टेक इट्स पिक्चर ऑन पेंट पे लेके जा सकते हो उसका स्क्रीनशॉट लेके? अच्छा मैं अभी ये बस इतना पार्ट, हाँ इतना सा पार्ट ले दो, ठीक है ना? ठीक है। इसको तुम पेंट पे ले जाओ। अच्छा अब तुम देखो जो हाइपोटेन्यूज है ना, उसको हाइपोटेन्यूज वाला जो है ना, उसको तुम a कह दो, और जो वर्टिकली नीचे है आ रहा है उसको तुम g कह दो। मैं यहाँ पे ये इसको a लिख देता हूँ। हाँ ये मुझे नजर सही तरह नहीं आ रहा, ठीक है, नीचे इसको आप एक मिनट में इसके ऊपर लिखना हमेशा इसको मुश्किल तुम सही है। हाँ जो डायगोनली आ रहा, जो डायगोनली कह रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज वाइज आ रहा है, उसको तुम लिख दो a, और जो उस बॉल से नीचे की तरफ जा रहा है उसको तुम लिख दो, इसको लिख दो a, शाबाश। और तुम जो वर्टिकली डाउन आ रहा है उसको तुम g लिख दो, यहाँ पे g लिख दो, शाबाश। ठीक है, तो अब थोड़ा दोबारा जूम आउट करो और थीटा के हिसाब से लिखो, तो साइन थीटा की इक्वेशन क्या बनेगी? तो साइन थीटा इज इक्वल टू, सो इक्वेशन क्या बन जाएगी? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हाइपोटेन्यूज होता है, व्हिच इज g ओवर a. डू यू एग्री? g ओवर a, ठीक है ना? सो अगर मैं इस a को उधर ले जाऊं, तो g की वैल्यू कितनी निकल आएगी? वो आएगी a मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? तो अगर मैं इस इंक्लाइंड प्लेन में थीटा की वैल्यू निकाल लूं और उसकी साइन निकाल कर मैं जो भी एक्सेलरेशन इसका निकलता है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे जो बॉल नीचे गिरेगी, अगर उसका मैं एक्सेलरेशन निकाल लूं, तो ऑल आई हैव टू डू इज कि मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे g की वैल्यू निकाल। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? डज इट मेक सेंस? तो ऑल आई हैव टू डू इज मैं a की वैल्यू मेजर करता जाऊं, थीटा मुझे पता है, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे g की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में बेसिकली वो यही करता है। ठीक है ना? वो बेसिकली टाइमर लगा के बेसिकली वो बार बार बॉलों को डिफरेंट डिस्टेंस से गिराता है और वो देखता है हर एक में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, और उसको वो साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेगा और वो बेसिकली निकाल लेगा कि बेसिकली कितना बनता है। ठीक है, चलें शाबाश, अब बताएं आप आगे। सो बेसिकली सिंपल, ये आपने बेसिकली करना है कि आपने बॉल की एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। ठीक है, अब आप बॉल की एक्सेलरेशन तो फाइंड कर रहे हो, अब क्या वैल्यू निकाल रहे हो हमें नहीं पता, बॉल की एक्सेलरेशन हमने सही निकाली है कि नहीं निकाली। सो बेसिकली उसको वेरीफाई करने के लिए ना ये सिंपल फॉर्मूला है कि हम उसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। थीटा आपका होगा इंक्लाइंड प्लेन का, ठीक है, और साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा। अगर तो ये वैल्यू हमारी 9.8 के करीब आती है, तो ये बेसिकली जितनी करीब होगी इसका मतलब उतनी ही आपने एक्यूरेट ए की वैल्यू फाइंड की है। ठीक है, सो बेसिकली ये तो हमारा वेरिफिकेशन पर्पज है ना, आपने जो फाइंड करना है वो अपनी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। वेरीफाई करने के लिए आप उसको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, सो हमारी वैल्यू जितनी एक्यूरेट होगी 9.8 के पास उतनी आपकी एक्सेलरेशन, दैट मींस करेक्ट है। इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक सबने वीडियो देखी थी, वॉच की थी कि ये सारे बेसिकली वर्क किस तरह कर रही है, इन्वेंट्री किस तरह काम कर रही है। जी ओके, आप सबको पता नहीं इन्वेंट्री किस तरह काम कर रही है, मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। बेसिकली ना ये तजुर्बागाह पे काम करते हुए, इस ओवरऑल जो है ना हमारा प्रोजेक्ट, इसका नाम तजुर्बागाह है, और इस पे काम करते हुए मैं ख्याल है मुझे एस्टिमेटेड 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया। और हम ना बेसिकली अब जो यूज़ कर रहे हैं ना, इसको करने के लिए, प्रैक्टिकल जानने के लिए हम मॉड्यूलर बेस्ड अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। ठीक है,
तो आपके सामने ना ये बेसिकली सारे मॉड्यूल्स ही हैं। ये मेन्यू वाला मॉड्यूल है, ये इन्वेंट्री मॉड्यूल है, ये लॉजिस्टिक मॉड्यूल है, इसी तरह से ये बटन्स का मॉड्यूल है और ये स्टेप्स का मॉड्यूल है। ठीक है, अब ये सारे मॉड्यूल्स ना इंडिपेंडेंट है, मतलब हर किसी की अपनी फंक्शनैलिटी है और हर सब कोई भी किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं है, वो सारे अपना अपना काम कर रहे हैं। हेलो। अच्छा, वो फैजान की ना लाइट गई है तो वो 2 मिनट में आ जाता है। सॉरी फॉर दैट। हेलो एवरीवन, आपको आवाज आई मेरी? यस सर, आ गई है। ठीक है, 2 मिनट रुके, वो फैजान अभी आ जाता है। वो उसकी लाइट गई है तो उसने मुझे कॉल की तो मैं भी निकल गया था, तो जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स।
हेलो फैजान, आर यू बैक? ओके, मेरी आवाज आ रही सबको? हाँ जी, आ रही आवाज। यू कैन स्टार्ट नाउ। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है, क्लियर है सबको? कोई लैग तो नहीं? यस, बिल्कुल ठीक हो रही है। चलो सही है। अच्छा, सो हम कहाँ पर थे? हम अपनी मॉड्यूल्स के ऊपर थे। अच्छा, सो बेसिकली अभी तक मैंने ये किया कि ना, मैंने कुछ मॉड्यूल्स बनाए हैं और उनको मैंने, जो वीडियो आपने देखी है, सब में इन मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट किया था और ये सब ऑलमोस्ट सही चल रहे हैं। एक दो एरर है बीच में जो मैं टाइम के साथ जो है फिक्स कर दूंगा, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है ना इसके अंदर बनी हुई है, जो थोड़ी मुश्किल थी बनाना। जैसे आपको ना इसमें इन्वेंट्री सिस्टम बना बनाया मिल जाएगा, ठीक है। मेन्यू सिस्टम, स्टेप्स लेवल, ये चीज़ें, आपका सारे का सारा एनवायरनमेंट, कैमरा जॉयस्टिक, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाएंगी। इवन ये स्टॉप वॉच भी जो है ना, मतलब वो मॉड्यूल्स हमने बनाए हुए हैं। इसके अलावा भी कुछ मॉड्यूल्स हैं। सो ये बेसिकली मॉड्यूलर अप्रोच हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि अगर तो आप एक चीज़ का इंडिविजुअल मॉड्यूल बना देते हैं ना, एक दफ़ा चीज़ का, सो वो सिर्फ एक दफ़ा की मेहनत है और उसके बाद वो आपने प्रैक्टिकल्स जो है ना बस इंटीग्रेट करना है और आपका काम होता जाएगा, ठीक है। जैसे ये हमारा इन्वेंट्री मॉड्यूल है। अब इन्वेंट्री का काम क्या होता है कि चीज़ के ऊपर क्लिक करें, वो ड्रैग हो, आप उसको ड्रॉप कर सकें और अपना प्रैक्टिकल के लिए बेसिकली उसको किसी भी जगह प्लेस कर सकें। सो वो ये काम कर रही है और अब हमें इसे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए सिंपली, आपको मैं यूनिटी पैकेज प्रोवाइड करूंगा, आप इसको इंटीग्रेट करें और अपना प्रैक्टिकल का जो बाकी काम है ना वो करना स्टार्ट करें, ठीक है। सो हमारा जो प्रैक्टिकल है काइनेमेटिक्स का, इसमें हमने करना क्या है? सबसे पहले तो ये हमें इसमें चाहिए क्या? इसमें हमें मैक्सिमम जो है ना ज़्यादा चीज़ें चाहिए। एक हमें अपनी स्फीयर बॉल चाहिए, एक हमें मीटर रोड चाहिए 250 सेंटीमीटर का, और एक हमें अपना क्यूब शेप ब्लॉक चाहिए। ब्लॉक या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हम ना यहाँ पे अब क्या करते हैं, सबसे पहले ना आपको अपना ये सारे के सारे जो मटेरियल्स है ना, सॉरी मटेरियल्स नहीं, ये जो गेम ऑब्जेक्ट्स हैं आपके सारे बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपना इंक्लाइंड आयरन बनाते हैं, फिर हम अपनी एक बॉल बनाते हैं और ये क्यूब बनाते हैं, ठीक है। सो इन्वेंट्री की जो आइटम्स है ना, हम सबसे पहले वो पूरी करते हैं, फिर उनको ड्रैग करके प्लेस करके देखेंगे और फिर जो इनकी फंक्शनैलिटी है हम उसके ऊपर जाएंगे और जो सिमुलेशन है हम उसके ऊपर उसके बाद वाले स्टेप में जाएंगे, ठीक है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो चीज़ें फिलहाल हमें नहीं चाहिए उन्हें डिसेबल करता हूँ। जैसे ये स्टेप्स एरिया है, ये फिलहाल हमें नहीं चाहिए। बटन अभी नहीं चाहिए हमें। इन्वेंट्री आपको चाहिए, उसको हम रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये क्यूब बना लेते हैं जो कि नीचे आएगा अपने हमारे इंक्लाइन प्लेन के, ठीक है। तो सिंपली ये करते हैं, यहाँ पे यूनिटी के ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर लेते हैं। अगर आपको 3D मॉडलिंग आती है तो ज़्यादा बेहतर है कि आप 3D मॉडल्स यूज़ कर लें, लेकिन मैं फिलहाल जो है ना यूनिटी के ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक क्यूब बनाया, इसको मैं सेट कर देता हूँ अपनी टेबल के ऊपर। ठीक है, ये मेरा क्यूब है लेकिन ये साइज में काफ़ी बड़ा है और हमें ये यहाँ पे जो है एक छोटा सा ब्लॉक चाहिए बस। तो हम इसको एक छोटा सा ब्लॉक ही बनाते हैं, 0 पॉइंट समथिंग, आई थिंक 0.3 0.3 या 0.3। तो ये आई थिंक ये ब्लॉक काफ़ी है इतना, ठीक है। और इसका जो जेड है, डेप्थ है इसकी, मैं 0.7 0.6 पे सेट करता हूँ, ठीक है। सो हमारे पास एक चीज़ तो हो गई और वो हमारा ये क्यूब रेडी हो गया, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है, ये बेसिकली एज ना प्लेस होल्डर है जिसके ऊपर हमने क्लाइंट अपने जो ये ना एंगल आयरन, इसको हमने रखना है ताकि वो बेसिकली डायगोनल हो सके, ठीक है। सो इसका बस काम इतना ही है। सो इसको जो है ना मैं कह देता हूँ, इसको
इसका नाम क्या रखते हैं, इसका नाम है क्यूब होल्डर रखते हैं, ये रख देते हैं। और इसके ऊपर ना आप एक मटेरियल लगा लो। मैं यहाँ पे जाता हूँ, फोल्डर मटेरियल्स, यहाँ पे आगे मटेरियल क्रिएट कर लो इसको। ठीक है, इसको कलर कुछ भी देते हैं। और लाइटनिंग में ना मैं इसका शेडो ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि हमें इसके शेडोज की जरूरत नहीं है। सो शेडोज वैसे भी ना हैवी होते हैं थोड़े, तो आपकी जो है ना यूनिटी की प्रोसेसिंग है उसे स्लो करते हैं। सो मैं इसके शेडोज ऑफ कर दिए हैं। ये मेरे पास एक अपने इन्वेंट्री का आइटम रेडी हो गई है और इसके ऊपर जो चीज़ हमने लगानी है, अच्छा अब ये इन्वेंट्री का आइटम हमने वैसे तो बना ली, लेकिन ना इसको हमने इन्वेंट्री के यूज के काबिल बनाना है। सो उसके लिए ना मैंने ये पूरा मॉड्यूल क्योंकि बनाया हुआ है, तो आपने बस चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, तो ऐड किस तरह से करनी है मैंने वैसे तो वीडियो में बताया, लेकिन अब मैं दोबारा कर रहा हूँ तो आप लोग एक दफ़ा देख लें। ठीक है, सो क्योंकि आप लोगों ने भी यही वाली इन्वेंट्री यूज़ करनी है, आपको नहीं बनाने की जरूरत नहीं है। तो ऐड कैसे करेंगे, आप यहाँ पे सिंपली ड्रैग लिखें तो आपके पास एक ड्रैग एंड ड्रॉप कंट्रोलर आ जाएगा। ठीक है, ड्रैग ड्रॉप कंट्रोलर क्या करता है, ड्रैग ड्रॉप कंट्रोलर बेसिकली ये करेगा कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं क्लिक करके। ठीक है, सो इसकी फंक्शनैलिटी तो ये है, ये आपको ड्रैग वाली फंक्शनैलिटी देगा। जिधर भी आप क्लिक करेंगे माउस से ये उसी पॉइंट से उसको पकड़ेगा और ड्रैग करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये कुछ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या करती हैं, ये प्रॉपर्टीज अभी वैसे काफ़ी छोटी हैं क्योंकि अभी ये वैसे इन डेवलपमेंट मोड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, पर अभी जो हैं ये ये इतनी है कि आप आराम से एक सिमुलेशन बना सकते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को क्या चाहिए, रेफरेंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, इसको सारी चीज़ों का रेफरेंस चाहिए। सबसे पहले से एक रिजिड बॉडी चाहिए जो इस ऑब्जेक्ट की हो। रिजिड बॉडी इस पे है नहीं है तो आप उसको ना ऐड कर लो, रिजिड बॉडी हमने ऐड की। ठीक है, और उस रिजिड बॉडी को हमने इसको पकड़ा देना है, बस दैट्स इट। इसके बाद ये कहता है कि मुझे एक हाईलाइट आउटलाइन चाहिए। ठीक है, अब ये आउटलाइन क्या चीज़ है, बेसिकली ये एक तरह का ना समझ लो आप एक हाइलाइटर टाइप है कि अगर तो मैं किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ या मूव कर रहा हूँ उसे स्क्रीन में, ये एक तरह का ना ऑब्जेक्ट को आपके हाईलाइट कर देगा उस कलर से कि इस ऑब्जेक्ट को आपने क्लिक किया अगर इसको आप ड्रैग कर रहे हो। लाइक मेरे पास यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट पड़े हैं, 10 में से अगर मैंने इसको क्लिक किया हुआ ना तो ये उन 10 में से ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, ये काम कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे उसका कॉम्पोनेंट देना पड़ेगा, तो इधर उसका कॉम्पोनेंट ऐड कर लेते हैं। आप यहाँ पे बस आउटलाइन लिखना है। अच्छा, आउटलाइन में 2 आउटलाइन आ रही हैं। ये जो नीचे वाली आउटलाइन है ये यूआई कैनवस की होती है, आपको यूआई की आउटलाइन नहीं चाहिए। ये तो स्क्रिप्ट वाली आउटलाइन है, ये आपने यूज करनी है। ठीक है, तो आप ये आउटलाइन के ऊपर क्लिक कर दें, हमारे पास ये आउटलाइन आ गई। सिंपली इस आउटलाइन का रेफरेंस आपने अपने ऑब्जेक्ट हाइलाइटर को दे देना। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास इसकी एक नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है हाईलाइट ऑन स्टार्ट। हाईलाइट ऑन स्टार्ट बेसिकली ये है कि आप जब इन्वेंट्री से आइटम ड्रैग करते हैं तो वो जैसी ड्रैग हुई है मतलब स्पॉन हुई है यहाँ पे, तो उसे हाईलाइट होना चाहिए तब या नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली क्योंकि इसने तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नहीं पड़े होना, तो मैं इसको हाईलाइट ऑन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसको आप इसी तरह रहने दें। इसके बाद एक आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा सबसे, आप में से किसी को ऑब्जेक्ट पूलिंग का पता है? एक्सप्लेन किया था आपने पिछली वीडियो में। हाँ, आपको लेकिन आइडिया है कि वो अब किस तरह काम करती है, ऑब्जेक्ट पूलिंग होती है, किसी ने यूज की हो? नहीं यूज नहीं की हुई, लेकिन पता है कि काम कैसे करती है। बेसिकली वो आपके पहले से ही रेंडर करके कुछ ऑब्जेक्ट्स रख लेती है ताकि बाद में लैग ना फील हो, बाद में बार बार सही है। ऑब्जेक्ट पूलिंग बेसिकली यही है। ऑब्जेक्ट पूलिंग ना एक काफ़ी एडवांस टॉपिक है और मोस्ट ऑफ द गेम से ना यूज होता है, क्योंकि जैसे आपने स्पेस शूटर बनाई होगी ना तो उसमें आप बुलेट्स यूज कर रहे थे, तो बुलेट्स आपकी बार बार स्पॉन हो रही थी। ठीक है, हर दफ़ा बुलेट स्पॉन होती है, आपकी रैम के अंदर सेव होता है डाटा और रैम से डिलीट होता है क्योंकि आप उसे डिस्ट्रॉय भी कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट पूलिंग यूज की होती तो उन बुलेट्स का रेफरेंस एक ही दफ़ा रैम में सेव होना था और तब तक सिर्फ उतनी बुलेट्स जितनी आपने स्पॉन की होनी थी उससे ज़्यादा नहीं होनी थी, और बार बार क्योंकि डिलीशन नहीं होनी थी तो आपका जो है ना प्रोजेक्ट ओवरलोड नहीं होना था। ठीक है, अगर आप बार बार चीज़ें इंस्टेंशिएट कर रहे हैं और उन्हें डिलीट नहीं कर रहे तो वो भी एक मसला है, और अगर आप बार बार इंस्टेंशिएट करके डिलीट कर रहे हैं तो वो भी एक मसला है। ऑब्जेक्ट पूलिंग जो है ना बेसिकली फ़ायदेमंद होती है।
अब ये जो हमारे पास ऑप्शन है ना डिसेबल ऑन फ्लोर, ये क्या करती है कि ये इन्वेंट्री बाय डिफॉल्ट मैंने इस तरह से क्रिएट की है कि जो जो चीजें आप इसके अंदर पास करेंगे ना, ये उन सबका एक पूल क्रिएट करती है। पूल क्या होता है कि मैं अगर कहता हूँ इस क्यूब होल्डर का एक पूल है, उसके अंदर इस जब मैं जैसे ही यूनिटी मैंने स्टार्ट होगा तो इसकी ना इसकी 3 कॉपीज ऑलरेडी उस पूल में पड़ी होंगी, ठीक है। तो पूल उसे कहते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा वो उस पूल में से एक कॉपी मुझे जो है ना रिटर्न करवा देगा। इंस्टेंशिएट नहीं करेगा, इंस्टेंशिएट उसने वेक में कर लिया था, यूनिटी ने एक दफा लोड का टाइम ले लिया था, इसके बाद वो लोडिंग टाइम नहीं लेगा। इसके मतलब है कि फौरन से मुझे जो है ना मेरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, आपकी गेम या आपकी सिमुलेशन किसी भी जगह पे लैग नहीं करेगी, ठीक है। अक्सर जो आपकी यूनिटी गेम्स है ना, जो आपने देखा हो कि कोई VFX चला है या फिर कोई चीज ब्लास्ट हुई है तो वहां पे लैग करती है थोड़ा सा। वो लैग इसीलिए करती है कि वो इंस्टेंशिएट होती हैं और मेमोरी के अंदर लोड होती हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स हम बाय डिफॉल्ट पूल के अंदर ही लोड करवा लेते हैं, ठीक है। सो ये जो डिसेबल ऑन फ्लोर है ना, ये बेसिकली कर रहा है अगर तो डिसेबल ऑन फ्लोर के ऊपर क्लिक किया, दैट मीन्स कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकूंगा फ्लोर पे तो ये डिसेबल हो जाएगा और मेरे पूल में वापस चला जाएगा। और अगर आप इसे अनचेक करते हैं तो नीचे उसके फौरन ही ऑप्शन आ जाएगी डिस्ट्रॉय ऑन फ्लोर, कि ऑब्जेक्ट नीचे गिरे और डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। सो फिलहाल जो है ऑब्जेक्ट पूलिंग तो हमेशा ही यहाँ पे यूज हो रही है, लेकिन ना मैं इसको डिसेबल ऑन फ्लोर ही कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद आता है ये हाईलाइट कलर एंड विड्थ, ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपका जब ऑब्जेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप होगा, ठीक है, या फिर आप उसे क्लिक करेंगे तो उसका हाईलाइट कलर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये अभी ब्लैक है, मैं इसको चेंज करके समथिंग ये ग्रीन कर देते हैं और यहाँ से हमने इसका अल्फा भी फुल कर देना है। तो मैंने कह दिया हाईलाइट कलर ये है और अब ये हाईलाइट की विड्थ है वो बाय डिफॉल्ट मैंने 10 रखी है, मुझे लगता है 10 काफी है, लेकिन अगर आपको लगता है ये ज्यादा है या कम है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इट। ये ऑब्जेक्ट अब टोटली रेडी है इन्वेंट्री में जाने के लिए, ठीक है। सो इसको क्या करते हैं, इसको सबसे पहले ना हम प्रीफैब बना लेते हैं। यहाँ पे आप एक प्रीफैब्स का फोल्डर बनाओ और ये क्यूब होल्डर को हमने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ समझ ना आई हो? सबको आगे समझ यहाँ तक? जी आ गई। अच्छा चलो, अब हम क्या करते हैं, हमारा क्यूब होल्डर रेडी हो गया और अब हमारी नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट हमारे पास आती है हमारी एक बॉल है, ठीक है, और इंक्लाइन प्लेन है। तो सबसे पहले हम अपना स्फीयर बॉल बना लेते हैं, ये इजी है। सो सिंपल छोटी सी बॉल है और इसका मैं कहता हूँ थ्री ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे स्फीयर में जाएं, स्फीयर बन गए। और ये भी अब काफ़ी बड़ा है तो इसको भी मैं छोटा करता हूँ। क्यूब होल्डर 0.3 है, इसको हम भी काफ़ी बड़ी है 0.1 कर देते हैं। आई थिंक 0.1 ठीक है। आपने ना एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये आपने देखा होगा क्यूब होल्डर का जो Z है ना, मैंने 0.6 रखा हुआ है। Y और X को इग्नोर कर दें, जो Z है ना वो आपने कोशिश करना है वो आपके टेबल के ऊपर ही हो और सबका सेम ही हो जितने इन्वेंट्री आइटम आप बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने इसका भी 0.6 सेट रखा हुआ है। अब मैं इसके ऊपर भी बाकी प्रॉपर्टीज ऐड करूंगा ताकि इसको भी हम ना एज अ प्रीफैब सेव कर दें। सो मैं इसको कहता हूँ, ये मैं इसको मेटल बॉल कहते हैं, तो मेटल बॉल कह दिया हमने। और इसके ऊपर बाकी स्क्रिप्ट ऐड कर लेते हैं। आउटलाइन ऐड होगी, आपका ड्रैग ड्रॉप होगा ऐड, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज ऐड होंगी, ठीक है। और मेन चीज़ है आपके रिजिड बॉडी, वो ऐड कर लो, बस ये चीज़ें ऐड करनी है। इसके बाद प्रॉपर्टीज हैं, बस उसमें चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, सेट कर दो। ये हाईलाइट है तो हाईलाइट भी मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। हाईलाइट ऑन स्टार्ट ही रहेगा, डिसेबल ऑन फ्लोर डिसेबल कर देते हैं, हाईलाइट कलर सेम यही वाला कर देते हैं। इसको कोड को कॉपी कर लिया और मेटल बॉल में प्लेस कर दिया, ठीक है। तो हमारी इन्वेंट्री की एक और आइटम रेडी हो गया, वो हमारी मेटल बॉल है, ठीक है। अब मैं इसको भी प्रीफैब बना लेता हूँ, तो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये प्रीफैब बन गया। अभी आप देखो तो मैं कोई फंक्शनैलिटी किसी के ऊपर भी इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, मैं सिंपल बस इन्वेंट्री के लिए स्क्रिप्ट्स बना रहा हूँ
ताकि चीज़ों को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट चीज़ है हमारे पास हमारा ये इंक्लाइंड आयरन प्लेन जो है, ठीक है। अच्छा, इसकी आप यहाँ पे शेप देखो ना, तो अब ना ये जो इंक्लाइंड आयरन होता है डिफरेंट तरह का होता है। ये आपके पास वी शेप में भी होता है कि वी शेप में आपके पास एक पूरे का पूरा ये रॉड बना होता है और इसके अंदर आप बॉल रखते हो और वो सारा बॉल आपका लैंड होता है। तो ये अगर आपने 3D मॉडलिंग का कोर्स पढ़ा है या फिर आपने कोई लेक्चर्स लिए हैं तो आप ये इजीली बना सकते हो 3D मॉडलिंग के अंदर। और एक और तरह का होता है, उसमें ये होता है कि वी शेप नहीं होती, लेकिन आपके पास ना ये दो इसी तरह से साइड्स होती हैं, उनको बिल्कुल स्ट्रेट किया होता है और वो ना मिडल से अपने अटैच होती हैं। सो ये क्या होता है, उसके ऊपर भी ये होता है कि उसके ऊपर बॉल आप प्लेस करते हो और रोल होती है, नीचे जाती है। सो हम अभी ना वी शेप के ऊपर नहीं जा रहे, हम जो मीटर रोड है ना दूसरे वाला वो क्रिएट करते हैं। सो इसके लिए क्या क्रिएट करेंगे आप, इसके लिए करना ये पड़ेगा कि आप एक तो हम करते हैं यहाँ पे क्रिएट एम्प्टी कर रहे हैं, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसका नाम हम देते हैं मीटर रोड। तो 0.6 कर देंगे। अब क्योंकि मीटर रोड के दो पार्ट्स होंगे इसलिए मैंने एक पेरेंट ऑब्जेक्ट बनाया और इसके दो पार्ट्स में मैसेज रखूंगा। अगर तो एक ही होता तो मैं इनकी तरह एक ही ऑब्जेक्ट बना लेता, लेकिन इसके दो क्योंकि पार्ट्स हैं तो इसलिए मैंने एक पेरेंट ऑब्जेक्ट बना लिए और अब इसके चाइल्ड में मैंने एक क्यूब रख दिया, फिर पार्ट 1, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं। अच्छा, अब मेरा एक और सवाल है यहाँ पर सबसे, आप में से किसी को पता है यूनिटी के स्केल्स के अंदर ये स्केल का यूनिट है ये कितने मतलब बराबर होता है रियल लाइफ के, या उन्होंने किस यूनिट के बराबर रखा हुआ है स्केल को? मीटर। हाँ, सो जितना भी ये यूनिटी में आपका काम हो रहा है ना, जितने स्केल्स हैं सारे मीटर के, मतलब इन सब में मीटर यूज हो रहा है। सो x1 का मतलब है कि ये x में 1 मीटर का, ठीक है। सो अगर मैं इसे 2 कर दूंगा तो 2 मीटर्स का हो जाएगा, ठीक है। सो और हमें यहाँ पे ना एग्जैक्टली 250 मीटर का 250 सेंटीमीटर का चाहिए हमारा इंक्लाइंड आयरन एंगल जो है। इससे बड़ा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम उन्होंने ना रिक्वायरमेंट्स में ये लिखा होगा, अगर आप ये बुक देखो तो। सो हम इसको क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ पे आपका ये 1 मीटर का है तो 250 के लिए मैं इसे अगर 2.5 कर दूंगा, मैंने इसे 2.5 किया तो ये एग्जैक्टली 250 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं ना, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आपके 250 सेंटीमीटर बन जाएंगे, ठीक है। क्लियर है ये चीज? और मैं इसकी जो हाइट है ना आप छोटी करते हैं 0.08 एंड यहाँ से भी 0.05 सीन में जाते हैं हम और इसको देख ही लेते हैं। हमें ना इसको मजीद पतला करना है ताकि दो साइड्स बना सके। 0.02 कर दूं, आई थिंक 0.02 काफी है, ठीक है। ये पार्ट 1 हो गया और यहीं पे मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा, जिसको मैं कहता हूँ पार्ट 2 हो गया। इसको थोड़ा सा ओके, ये सबको नजर आ गया। मैंने मीटर रोड ये बनाया है और ये बेसिकली मीटर रोड के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। इसका फायदा क्या है, इस तरह के मीटर रोड का फायदा ये है कि बॉल इसके ऊपर आ जाएगी, बॉल इसको पास थ्रू नहीं करेगी लेकिन बॉल इसके ऊपर इजीली जो है ना वो उठ सकती है, रोटेट हो सकती है, ठीक है। सो बॉल रोल होके इसके ऊपर से नीचे जाएगी, ठीक है। तो ये दो तरह के मीटर रोड होते हैं। अगर आपने ये वाला मीटर रोड बनाना है वी शेप तो ये आपको 3D मॉडलिंग में जाके बनाना पड़ेगा, और अगर आप यूनिटी में यूज करें तो आप इस तरह का मीटर रोड बना लें, ठीक है, जिसके दो पार्ट्स होंगे बेसिकली। अच्छा, अब हम एक दफ़ा ना टेस्ट भी कर लेते हैं कि हमारी जो बॉल है इसके ऊपर प्लेस हो रही है कि नहीं। मैंने ब्रीफ ऐप खुला है और इसके साइड व्यू में जाके देख लेते हैं। ओके, सो आई थिंक ये जो बॉल है वो बड़ी है और ये मीटर रोड के अंदर डिस्टेंस कम है, सो ये डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं। इसको 30 कर देता हूँ और इसको भी 30 करते हैं, इसको भी 35।
ठीक है, आई थिंक अब ये काफ़ी है कि बॉल इसके ऊपर इजीली प्लेस हो जाएगी, पास थ्रू नहीं करेगी और ऑल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो ये मीटर इसको डिलीट करते हैं। ओके, तो आपके पास अब ये मीटर रॉड आ गया, इसके ऊपर एक मटेरियल ऐड करते हैं ब्राउन सा, सो एक मटेरियल वुड का ठीक है। तो मेरा ये मीटर रोड जो है ना, मतलब रेडी है इन्वेंट्री में ऐड होने के लिए, और इसके ऊपर बस हमने प्रॉपर्टीज ऐड करनी है। सो मैं पेरेंट के ऊपर ऐड करूंगा, चाइल्ड के ऊपर नहीं करूंगा क्योंकि चाइल्ड इसके पार्ट है। सो पेरेंट के ऊपर ऐड करूंगा मैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा रिजिड बॉडी ऐड कर लो, मेन चीज़ है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ड्रैग की स्क्रिप्ट आ जाएगी, देन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज और रिजिड बॉडी ड्रैग कर लो। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक मसला है छोटा सा, वो ये कि इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक छोटा सा इशू ये है कि बेसिकली जो आउटलाइन की स्क्रिप्ट है ना, जो मेरी मेटल बॉल के ऊपर लगी हुई है, ठीक है, वो ये करती है कि वो मेरा मैश गेट करती है। ये आउटलाइन की स्क्रिप्ट वो मैश को गेट करती है और गेट करके ना उसके साइड पे एक आउटलाइन क्रिएट कर देती है। ठीक है, अब इसमें मसला ये है कि अगर मैं ये स्क्रिप्ट जो आउटलाइन की मीटर रोड पे लगाऊंगा तो वो मैश फाइंड करेगी और उसे मैश तो कहीं पे भी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट है ना। मीटर रोड एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है और दो उसके पार्ट्स हैं। क्योंकि हम कोई 3D मॉडल नहीं यूज करें, हमने खुद से क्रिएट किया, तो इसी तरह से है। ठीक है, तो आपने करना है, आपने इसके ऊपर आउटलाइन की स्क्रिप्ट नहीं लगानी, बल्कि जो इसके दोनों चाइल्ड्स हैं ना, उन दोनों के ऊपर आपने आउटलाइन की स्क्रिप्ट लगा देंगे। ये आपने दोनों के ऊपर, अच्छा दोनों के ऊपर आप नहीं लगाओगे ना, किसी एक पे लगाओगे तो होगा ये कि इनमें से सिर्फ एक, जो अभी दो पार्ट्स है ना बेसिकली, इनमें से एक पार्ट हाईलाइट होगा और दूसरा हाईलाइट नहीं होगा, जो कि काफी बुरा लगेगा, तो इसलिए दोनों के कर दो। अब यहाँ पे हाईलाइट आउटलाइन है। अच्छा, ये यहाँ पे अब आपने ना इन दोनों को पास कर देना बारी बारी। मैं इसको पास कर रहा हूँ पहले पार्ट 1 को और ये पार्ट 2 को, ये दोनों पास हो गए। ठीक है, सो आई थिंक हमारा मीटर और भी कंप्लीट है। ओके, इसको भी मैं प्रीफेयर बना लेता हूँ। ठीक है, प्रीफेयर बन गया हमारा, और यहाँ से मैं इसे रिलेट करता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास इन्वेंट्री आइटम्स आई थिंक वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। एक हमारा क्यूब था वो भी कंप्लीट हो गया है, जो ये होल्डर था। एक इंक्लाइन प्लेन था वो भी हमने बना लिया है, और एक हमारे पास बॉल थी वो भी हमारी बन चुकी है। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली बस ये काम करना है कि इन आइटम्स को इन्वेंट्री में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, सो आप अपनी इन्वेंट्री में जाएंगे, ये कैनवस से आप जाएंगे, उसके बाद टॉप इन्वेंट्री एरिया आपके पास, इस पर क्लिक करेंगे। इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक किया आपने, और ये जब आप इन्वेंट्री अपनी ऐड करेंगे ना, तो आपके पास बाय डिफॉल्ट इन्वेंट्री आइटम 0 होंगे। ठीक है, सो आपके जितनी आइटम्स होंगी ना, आपने उतना यहाँ पे डाटा ऐड कर देना है। सो मैं इस पे यहाँ पे कहता हूँ 3, क्योंकि मैं 3 आइटम्स है। और अब आपको ना इसे उस तरतीब में ऐड करना है जिस तरतीब में आप चाहते हो स्पॉन हो। ठीक है, सो सबसे पहले क्या चीज़ आएगी हमारे प्रैक्टिकल करने के लिए, सबसे पहले आप क्यूब रखेंगे, उसके ऊपर इंक्लाइंड आयरन आ जाएगा, और सबसे एंड पे उसके टॉप पे बॉल आ जाएगी। ठीक है, सो मैं ये चीज़ें ऐड करता हूँ। सबसे पहले क्यूब होल्डर आ गया। अब ये पूल के लिए उसका नाम मांग रहे कि होल्डर का नाम क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यूब होल्डर। और यहाँ पे ना मैं फिलहाल कोई स्प्राइट नहीं है मेरे पास, तो कोई भी स्प्राइट लगाता हूँ एज ए इमेज, रेगुलर बटन। फिर हमें अपना मीटर रोड चाहिए, मीटर रोड ऐड कर दिया और यहाँ पे मीटर रोड लिख देते हैं। इसको भी हम ना फिलहाल ये इमेज दे देते हैं। तो आप बेसिकली ये जो इमेजेस है ना, स्प्राइट्स हैं, ये पेंट 3D के ऊपर या किसी को फोटोशॉप होता है सिंपल सा, तो बस
एक रेफरेंस इमेजेस यहाँ पर आ सकते हैं शो कराने के लिए। इसके बाद हमारे पास आती है मेटल बॉल, ये आ गई, इसका नेम लिख लेंगे मेटल बॉल। ये नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, बेसिकली पूलिंग में जाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि सेम होना चाहिए, ठीक है। नीचे हमारे पास आ रही है पूल्ड अमाउंट आ रही है। तो पूल्ड अमाउंट बेसिकली ये है कि आप क्या चाहते हो कि आपके ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी कितनी कॉपीज बनी हो ऑलरेडी जब आपका यूनिट स्टार्ट हो। तो मैं इसको सेफ साइड पर रहने के लिए मैं इसको 2 करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम जब इसे प्ले करेंगे ना, तो इसको प्ले करते हैं, मैक्सिमाइज, ठीक है। सबको ये नजर आ रहा है? हेलो जी, आ रहा है ना। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास इमेजेस नहीं थी तो मैंने इसलिए बटन यूज कर लिए, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्यूब होल्डर था, ठीक है। मैं अब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो जैसे ही मैंने क्लिक किया वो इंस्टेंशिएट नहीं हुआ, वो बेसिकली पूल में पड़ा हुआ था ऑलरेडी और वहां से मेरे पास आ गया, ठीक है। आप ये देखो तो इसके ऊपर हाईलाइट इमेज आ रही है, ठीक है। वो बेसिकली हाईलाइट वाला जो काम है वो ये हो रहा है। अगर मैं इसे यहाँ पे रख दूं तो कहीं भी क्लिक करूँ कुछ भी नहीं हो रहा, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसके बाद एक और ले आता हूँ। सो हाईलाइट बेसिकली ये करता है कि जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँ उसे हाईलाइट करता है, ठीक है। तो ये इसलिए हाईलाइट वाली चीज ऐड की थी हमने, ठीक है। सो बेसिकली आपने कुछ भी नहीं करना, बस कुछ स्क्रिप्ट ऐड करनी है और इतनी फंक्शनैलिटी तो आपको बनी बनाई मिल गई है कि इन्वेंट्री आपकी सारी काम कर रही है। इसको नीचे फेंक देते हैं, हम इसको यूज करते हैं, अपने होल्डर को रख दिया हमने। और सेकंड पे क्या हमारे पास, सेकंड में हमारे पास हमारा मीटर रोड, ये मीटर रोड आ गया और मैं मीटर रोड को अपने प्लेस करता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। मीटर रोड उसके ऊपर प्लेस हो गया। अपनी आप जॉयस्टिक को जो है रोटेट करके देख लेंगे उसके ऊपर आ रहा है, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसके ऊपर है। अगर आपने रीसेट करनी है जॉयस्टिक तो बस इसके मिडल में क्लिक करें और रीसेट हो जाएगी, ठीक है। अब ये आपके पास शेप आई थिंक इस तरह की थोड़ा बन गई है। आपके पास इंक्लाइंड आयरन, आपका मीटर रोड आ गया है, आपके पास एक होल्डर है जिसकी वजह से उसका एंगल जो है हमारे पास आ गया है। और अब आपकी जो थर्ड चीज़ है वो आपकी बॉल है, ठीक है। सो ये बॉल भी आपकी आ गई है। अब मैं बॉल को यहाँ प्लेस करता हूँ और वो रोल हो रही है। बॉल को एक्सेलरेट होना चाहिए, एक्सेलरेट क्यों नहीं? अच्छा क्वेश्चन है फिर ये, पता नहीं स्टूडेंट्स ने क्यों नहीं पूछा। अच्छा, बॉल आपकी एक्सेलरेट नहीं हो रही है अभी, इसकी क्या रीजन हो सकती है? ड्रैग एंड फ्रिक्शन की जो वैल्यूज हैं, हाँ, बेसिकली आपका जो है ना, आपकी पूरे यूनिटी में आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना उन सबके ऊपर फ्रिक्शन अप्लाई होती है 3D मॉडल्स के ऊपर। सो फ्रिक्शन रिमूव करने का सिंपल सा तरीका है कि आप फिजिक्स मटेरियल्स का आइडिया है सबको? यस सर। जी। अच्छा, तो हमने यहाँ पे फिजिक्स मटेरियल का एक फोल्डर बनाते हैं, फिजिक्स मटेरियल्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे ना एक जीरो फ्रिक्शन के नाम से एक मटेरियल बनाऊंगा। आप क्रिएट में जाओ, देन यहाँ पे फिजिक्स मटेरियल और इसका कहना हूँ जीरो फ्रिक्शन। और यहाँ पे हमारा जो डायनामिक फ्रिक्शन है बाय डिफॉल्ट वो 0.6 है, इसको 0 कर दो, स्टैटिक को 0 कर दो। और जो आपका प्रीफेब है उसमें आपका जो मीटर रोड है, मीटर रोड के दोनों पार्ट्स को अपने कोलाइडर में अपनी फ्रिक्शन वाली वैल्यू दे, 0 फ्रिक्शन पास कर दो यहाँ पे भी और आपकी जो मेटल बॉल है वहाँ पे। लेकिन जब हम सिमुलेशन कर रहे हैं इसमें जीरो फ्रिक्शन तो नहीं रखेंगे हम, जो मतलब रियल लाइफ में जो फ्रिक्शन होती है जो मटेरियल की, वो नहीं करेंगे हम अगर हमें सिमुलेट करना है? हाँ, मैंने इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल पढ़ो ना तो यहाँ पे ना उन्होंने लिखा हुआ है, और किधर है यार बॉलिंग लाइन प्लेन, अच्छा ये देखो, ये ना क्वेश्चंस के अंदर जो है ना, ये सेकंड बुलेट पढ़ो, क्लीन द इनर सरफेस ऑफ द आयरन बॉल। अच्छा, ये पता है क्लीन द इनर सरफेस ऑफ आयरन बॉल क्या कहते हैं? बल्कि ना हमारे तो कुछ स्कूल्स वगैरह में ना ये करते हैं कि जब वो अपना मीटर रोड रखते हैं ना
और मेटल बॉल होती है, तो मीटर और मेटल बॉल में ऑलरेडी फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम होती है, मिनिमम होती है बिल्कुल। इसके अलावा वो क्या करते हैं, वो बीच में ना थोड़ा सा जो है ना एक कपड़े पे ऑयल लगा के ना बीच में ऑयल लगा देते हैं थोड़ा सा। उससे क्या होता है, जब ऑयल लगाते हैं ना तो फ्रिक्शन बिल्कुल ही ऑलमोस्ट जीरो के करीब हो जाती है। ठीक है, सो हमने भी यही किया कि हमने फ्रिक्शन को जीरो कर दिया, हमने कहा फ्रिक्शन है ही नहीं। सर जहाँ पर बच्चों ने देने जाने हैं ना प्रैक्टिकल्स, वहाँ पर वो ऑयल नहीं लगाएंगे मेरे ख्याल में। ऑयल ना भी लगाएं, लेकिन वो जो आपको प्रोवाइड करते हैं ना, एक तो आपका मेटल बॉल होती है, ठीक है, और जो नीचे आपका मीटर होता है वो भी मेटल का होता है। सो आपके पास फ्रिक्शन तो होती है ना ऑलमोस्ट जीरो के करीब ही होती है। ये ऑयल उस केस में लगाते हैं जिसमें उनका मीटर वुड का होता है, पर हम यहाँ पे वुड का सिमुलेट नहीं कर रहे, हम ये अज्यूम करें कि हमारे पास मेटल का ही है, क्योंकि हमें फ्रिक्शन जीरो करती है। ठीक है। अच्छा आप दोबारा से एकदम चला देना, जीरो करके दोबारा शो करना। अब अच्छा, अब हमने जीरो कर दिया, अब इसको स्टार्ट करते हैं। सो ये मेरा मीटर हो गया। मैं इसको यहाँ प्लेस करता हूँ, फिर ये मीटर और आ जाएगा और देन हमारी ये बॉल आ गई। जी, अब उसकी एक्सेलरेशन चेंज हो रही थी। अच्छा ये लगता है ये कंटिन्यूअस नहीं लग रहा है, ये हमें फ्रेम बाय फ्रेम दिखा रहा है इसी वजह से, या तुम्हारी तरफ बिल्कुल स्मूथ है? कॉन्टिन्यूअस में समझ नहीं आया हमें ना वीडियो में ना फ्रेम बाय फ्रेम नजर आ रहा है। यानी एक सॉरी, एक मिनट ना, मैं ये लाइट गई थी ना, उसके से मैंने इंटरनेट दूसरा कनेक्ट किया था, तो मैं जरा इंटरनेट स्विच कर लूं, बस एक मिनट। नहीं ना करो यार, फिर ठीक है। यानी तो हमारी तरफ ठीक चल रहा है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, मेरी तरफ तो बिल्कुल स्मूथ है, आपकी तरफ फ्रेम बाय फ्रेम वीडियो की वजह से आ रहा है क्योंकि इंटरनेट मेरा थोड़ा स्लो है। अच्छा ठीक है, ठीक। तो बेशक स्विच करने से कहीं वन तो डिस्कनेक्ट तो नहीं हो जाएगा? स्विच करने से आई डोंट थिंक सो। अच्छा फैजान, तुमने आई थिंक यू आर डन राइट? ओके, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ आ रही है बिल्कुल। ठीक है, अब मैं ये चेक करता हूँ एक दफा, देख लें। तो अभी भी फ्रेम बाय फ्रेम आ रहा है? अभी फ्रेम बाय फ्रेम आ रहा है, वो मेरे ख्याल में फिर ठीक है, आई थिंक वो वीडियो शेयरिंग की वजह से ही हो रहा है कि वो फ्रेम बाय फ्रेम ही शेयर कर रही है, बट मेरे पास से स्मूथ है। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा सो व्हाट शुड दे डू टुडे? 2 दिन का इनके पास ब्रेक है, तो व्हाट शुड दे डू? इनको क्या क्या करना है? इन्हें ये करना चाहिए कि अभी हमने ना बस एक अभी सिंपल काम ही किया, हमने वो ये किया कि जो उन्होंने ऑपरेटर्स कहा था हमने वो ऑपरेटर्स रख लिया और उसको हम सेट भी कर रहे हैं माउस से, ठीक है। सो आई थिंक इसके ऊपर अब जो है ना ऑपरेटर्स की फंक्शनलिटी रहती है, लाइक यूआई में चीजें शो करवाना और उसके बाद डाटा सेव करवाना, इसकी सिमुलेशन स्टार्ट करना, स्टॉपवॉच ऐड करना। सो आई थिंक ये चीजें रहती हैं। स्टॉपवॉच तो ऑलरेडी पैकेज में मौजूद है हमारे पास, सो वो इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आई थिंक आप इतना जो आज का वो इतना ही कर लें तो काफी है, इसकी प्रैक्टिस कर लें। सर ऐसा कर देना कि आप हमें प्रैक्टिकल्स के लिए शेयर कर दें, हम प्रैक्टिकल्स चूज करके तो जो हमें मॉडल्स उसके लिए बनाने हैं वो हम बना के रख लेते हैं। तो जब तक फैजान भाई ये कर लेते हैं, इसकी पूरी मॉडलिंग पूरी कर लेते हैं, जब तक हमें ये देते नहीं है तब तक हम अपने मॉडल्स बना के रख लेते हैं। यानी मेरे ख्याल में एक और जो अच्छा किया तो मुझे बात याद आ रही, असल में प्रैक्टिकल को अंडरस्टैंड करना अच्छा भला काम होता है। हाँ, आपके 2 काम है मुझे याद आ गया। एक तो आप ये मॉडल्स के ऊपर काम करें, ठीक है, वेरी नाइस। एक और करें कि आप लोगों ने बेसिकली काम करना है वो ये कि आपने प्रैक्टिकल फाइनल करना है, ठीक है। प्रैक्टिकल फाइनल करना है, फाइनल करके जो भी जिसके जो मॉडल चाहिए वो तुम्हें बनाना है। तीसरी बात अब ये कि बेसिकली जो फैजान ने कंप्लीट किया वो यू शुड बी एबल टू कंप्लीट इट बाय टुमारो नाइट, ठीक है? डज इट मेक सेंस? ठीक है सर, ठीक है ना? आई थिंक दिस इज गुड टू गो। ओके, और आपके पास जो प्रैक्टिकल्स की लिस्ट है ना वो elearn.gov.pk के ऊपर आ जाएगी। आप उसमें बुक्स में जाएं, प्रैक्टिकल के बुक में, तो यहाँ पे काफी अच्छी इन्होंने स्लाइड्स दी हुई हैं बुक। जाके दिखा दो। ओके, मैं एक प्रैक्टिकल्स की वीडियोस वगैरह होती है? नहीं, वीडियोस नहीं है, वेबसाइट में मिल जाएंगी वैसे। ओके, आई डिड O-levels और हम लोग के प्रैक्टिकल्स नहीं थे उसके अंदर। ओके, तो आपको ना ये वीडियोस YouTube पे मिल जाएंगे आराम से। हाँ, सो डोंट वरी, वो तो मिल जाएंगी वीडियो बेसिकली। ठीक है, ये जाएंगे यहाँ से, आप क्या कहाँ जाएंगे?
आप यहाँ पे सबसे पहले elearn.gov.pk के ऊपर जाएं, ठीक है। इसके बाद आपने अपनी जाना प्रैक्टिकल बुक्स पे, और हम अभी फिजिक्स कर रहे हैं, तो आप फिजिक्स के ऊपर क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये सारे चैप्टर्स आ जाएंगे, और हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो है काइनेमेटिक्स में प्रैक्टिकल नंबर 1, सॉरी हाँ प्रैक्टिकल 1 है काइनेमेटिक्स का। बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसके अलावा आगे प्रैक्टिकल बताना है ना सिमुलेशन। आपने कोई एक प्रैक्टिकल चूज करना है, ठीक है। सर इस तरह और आपको choose करने पे बता overlap देंगे कौन कौन से प्रैक्टिकल, हम आपको लिस्ट बता देंगे कौन कौन से प्रैक्टिकल आप चूज नहीं कर सकते। ओके सर लिस्ट बना देना ये, ताकि ओवरलैप भी ना हो इस तरह। हाँ वो हमने बनाई हुई है, वो लिस्ट बस शेयर कर दिया, आपसे हमने शेयर कर दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है ठीक है। और प्लीज वो आज रात तक ही हमें कंफर्म कर दीजिएगा, ताकि आप लोग उस पर काम शुरू करें, ठीक है। सर ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो मैं जैसी आती है फाइनल होती है मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फैजान। तो जो नेक्स्ट लेक्चर भी आने वाला है उसमें तुम लोग फिर देख लो क्या क्या चीजें तुम्हें हमारे नेक्स्ट कंप्लीट कर बतानी, और फिर हम नेक्स्ट वीक में हमने सिर्फ प्रोजेक्ट डिस्कस करने, तो वो हम एक दफा ऑनलाइन आ जाएंगे, देखते रहेंगे जो जो बच्चों को मसला वगैरह आ रहा है। और वीकेंड पे बेसिकली आई विल गोइंग टू डिस्कस विद देम कि बारी बारी हर एक से ग्रुप से मैंने मीटिंग करनी है कि उन्होंने कौन सा प्रैक्टिकल चूज किया, और वो हम मुझे एक्सप्लेन करने कि उन्होंने उसको कैसे करना है, ठीक है ठीक है। दे शुड बी एबल टू गिव अस द आउटलाइन कि ऐसे ऐसे चीज चल रही होगी, यहाँ पे कोलाइडर लगे होंगे, यहाँ पे रेकास्ट लग रही है, यहाँ पे करो। दे शुड बी एबल टू गिव अस द फ्लो ऑफ देयर प्रैक्टिकल, ठीक है। उसमें अगर फजान अगर थोड़ा टाइम हुआ तो हम इकट्ठे मीटिंग ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर टुडे, ठीक है। अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी सर। जी 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 बताएं सर, वैसे हमारे पास कितना टाइम होगा ये करने के लिए? आप लोगों के पास होगा तकरीबन मेरे ख्याल में जनवरी के 8 तारीख से 7 तारीख से फाइनल एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो यू कैन कीप वर्किंग जब तक फाइनल नहीं आते, ठीक है। सही हो गया, ठीक है ना, जब तक फाइनल नहीं आते तब तक तुम्हारे डेडलाइन, जिस दिन पहला फाइनल एग्जाम होगा उससे एक रात पहले आपकी ड्यू डेट होगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है ठीक है। गुड लक फॉर योर प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।